आप यकीन के सफर में कहाँ थे? ये वो वक्त है जब मैं बिल्कुल काम स्टार्ट करना शुरू किया। मेरी 4 ही लाइन्स थी टोटल, मेरी वो 4 लाइन्स भी कट कर दी। जहाँ पर भी मैं जाता था तो मुझे ये कह दिया जाता था बहुत बड़ा किरदार करने वाले हैं, और वहां पर जाता था तो मैं बोलता था क्या क्या है किरदार, किधर है, यही तो किरदार है, ये जो एक लाइन के लिए आ रहा है, ये मेन लीड के साथ है आप। ये क्या बात बहुत दफा न्यूकमर्स को सुनने को मिलती है। बहुत दफा। आपकी मोटिवेशन पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे असर करता है और आप कैसे डील करते हैं? सिर्फ इसी तरीके से कि कोई बात नहीं। कितनी बार कहा कोई बात नहीं? 1000 प्लस शायद। मैं नेटफ्लिक्स में भी आ रहा हूँ, एक छोटा सा किरदार किया है मैंने फवाद भाई के साथ। जो बच्चे हैं संग समेट लो। कॉम्प्लीमेंट्री मुझे बुलाया गया था, मीरल इतना अच्छा किया था, तो ये सब अल्लाह की देन है। रिस्क, जिंदगी, मौत, फेम, अल्लाह ताला जिसे चाहता नवाज देता है। झोंक सरकार के बाद आसान हो गया सफर? बकदरे उसके मुकाबले में बहुत बेहतरी आई अल्हम्दुलिल्लाह। तन मन नीलो नील कैसा आया? सैफी भाई की तरफ से ऑफर हुआ था इस सेट पे, मुझे फर्स्ट टाइम मुझे उनकी तरफ से डांट पड़ी। कामी का कैरेक्टर इज वन ऑफ द डिफिकल्ट कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। सहर के साथ काम करना कैसा? बहुत अच्छी है, शी इज सो स्वीट एंड आपको फीलिंग ही कराती है कि मैं कोई एक्ट्रेस बन चुकी हूँ। मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मानना यह है कि अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं किसी से, फिर आप फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करें, उसके सच के साथ भी खड़े हो जाएं, उसके पास्ट के साथ भी खड़े हो जाएं, प्रेजेंट के साथ भी खड़े हो जाएं। प्यार कर लेते हैं और अब आप कहते हैं एम्बिशन छोड़ दो, मैं अदाकारी के बीच में कोई आए विकेट उड़ा दूंगा उसकी। उस्मान कह रहे हैं कि अब वो प्यार करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओह गॉड, मैं हूँ। मैं हूँ, अब मैंने प्रायोरिटी चेंज कर दी है। हर वक्त लड़के क्यों बेचारे होते हैं? लड़के बेचारे हर जगह, मर्द पिस रहा है, जाता है बाहर दुनिया में पिस के आता है, घर में आता है पिस रहा है, कोई बीवी से पिस रहा है, कोई माँ से पिस रहा है, कोई दोनों के दरमियान पिस रहा है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राविया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन पुशा मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, मैंने झोंक सरकार में उनको पहले एपिसोड में देखा, पहला सीन, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो मैंने सैफी साहब को मैसेज किया और मैंने कहा कि मुझे इन एक्टर का नाम चाहिए, तो उन्होंने मुझे उनका नाम शेयर किया और साथ ही ये बोला कि नापा के स्टूडेंट हैं। और जैसे जैसे हम उनकी एक्टिंग देखते गए, मैं उनकी फ़ैन होती गई और बहुत अच्छा हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी झोंक सरकार में। फिर सल्तनत में उनको आपने देखा एज वसीम, और आजकल हम उनको एज कामी देख रहे हैं इन तन में नीलो नील। और फिर जैसे जैसे मैं आगे उनके बारे में जानती गई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो मेरे हमसफ़र में भी थे, वो सितम में भी थे, और अभी उन्होंने मुझे शौक दिया कि वो यकीन का सफ़र में भी थे। उनको 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, बट हमने आई थिंक उनको तकरीबन कोई 1.5 साल पहले जाना है। तो आज हमारे साथ उस्मान जावेद हैं स्टूडियो में, और हम उनके जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। और मैंने बहुत लंबा इंट्रो नहीं दिया आपका, इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि इतने सरप्राइजेज हैं, मतलब लिटरली कैमरा स्टार्ट होने से पहले हमने 2 मिनट बात की थी और उस 2 मिनट में मुझे इन्होंने इतनी बातें बताई, मैंने कहा ओके रुक जाएं, कैमरे को रोल करते हैं और सारे सरप्राइजेज हम ऑन कैमरा ही, मुझे भी हैरान होने दें, मुझे भी इंजॉय करने दें, क्योंकि मैं फिर शायद वो उस तरीके से इंजॉय ना कर सकूं और वो एक्सप्रेशंस भी ना दे सकूं। सो यकीन का सफर, आप यकीन के सफर में कहाँ थे? ये वो वक्त है जब मैं बिल्कुल काम स्टार्ट करना शुरू किया। सो मुझे अदाकारी का शौक था, और शौक इस तरीके से था कि बचपन से ही हम टैबलो किए स्कूल में और इस तरह की चीज़ें की, और इन एक्टिविटीज़ में मैं हमेशा से आगे रहा। लेकिन चूँकि कुछ ऐसी चीज़ें थी कि नहीं करना, घर में इस तरीके की कभी कोई शख्स ऐसा नहीं रहा कि जिसने इस तरह की कोई चीज़ की हो, तो हमने इस शौक को दबा दिया। और फिर इवेंचुअली लाइफ ने ऐसे टर्न खाए, ऐसे होते दिए मुझे, फिर मैंने कहा यार अब इतनी फील्ड्स चेंज कर चुका हूँ तो मैं अदाकारी भी अब कर ही लेते हैं। सो आई स्टार्टेड इन वे बैक इन 2017 एंड मेरा पहला ही जो ड्रामा था यकीन का सफ़र था, उसमें मैं एक शाज जो थे ना, उसमें शाज जो एक किरदार कर रहे थे, एडवोकेट थे, और मैं उनका एक फ्रेंड था। मेरा जो मेन काम था वो ये था कि शाज को इंट्रोड्यूस करवाना ड्रामा में। एंड शहजाद कश्मीरी वो द डायरेक्टर ऑफ दैट ड्रामा, और उन्होंने मेरी 4 ही लाइन्स थी टोटल। और जब मैं गया तो उन्हें पता चला कि मैं पहली दफ़ा ये ड्रामा कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी वो 4 लाइन्स भी कट कर दी। एंड वो 4 लाइन्स भी कट कर दी, और मैं नहीं फाइन, और मैं पूरे वक्त सिर्फ और सिर्फ उनके पीछे एक बैग उठा के मैं चलता हुआ एक इंसान नजर आएगा जो कि 6 फीट 3 इंच टॉल है माशाल्लाह, और वो चलता हुआ नजर आ रहा है। उस वक्त मेरे बहुत छोटे छोटे बाल हैं, तो मैंने उसकी वीडियो भी के पीछे चल रहा हूँ, और मुझे इतना वो मैंने कहा यार एटलीस्ट मुझसे एक दफा पूछ तो लेते यार, मैं करता। फिर मैं नेटफ्लिक्स पे था, तो अभी मैं नेटफ्लिक्स में भी आ रहा हूँ, एक छोटा सा किरदार किया है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मुझे बुलाया गया था। किसमें किया आपने, कौन सी बात है? वो जो फवाद भाई के साथ, फवाद भाई थे वहाँ पर, तो जो बच्चे हैं संग समेट लो। हाँ, ये जो अभी चल रही है ना, जो अभी नेटफ्लिक्स जो फर्स्ट पाकिस्तानी प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसी में मैं हूँ। तो उसमें मेरा एक बहुत ही छोटा सा किरदार है,
कॉम्प्लीमेंट मुझे बुलाया गया था, मीरल इतना अच्छा किया था, तो सो मुझे कांग्रेचुलेशंस, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। या थैंक यू सो मच। सो मुझे एज अ हम टीवी की तरफ से एक था कि शाबाशी के तौर पे मुझे एक किरदार दिया गया था। मैंने कहा ठीक है यार, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बिल्कुल। सो मैं शहजाद भाई से वहां पर मिला, तो शहजाद भाई को पता ही नहीं था मैं यकीन के सफर में था। और जब मैंने शहजाद भाई से मिला, मैंने शहजाद भाई को कहा, मैंने कहा शहजाद भाई मैं यकीन के सफर में, ही वाज लाइक रियली, ओह गॉड आई एम रियली सॉरी उस्मान, आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं शहजाद भाई मैंने तुम्हारी चाल कट कर दी उस्मान। मैंने कहा जी शहजाद भाई। फिर उन्होंने मुझसे सॉरी कहा, मैंने कहा आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है, इट वाज द फर्स्ट ड्रामा एट दैट टाइम। तो मैंने कहा करेंगे आगे, हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, जरूर करेंगे। So वैसे तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन आई थिंक with all due respect to all the directors, I think they do a great job, but मैं I hope मैं जो बात कह रही हूँ मैं उसको सही तरीके से कह सकूँ। It's important कि आप जो इशू रेज कर रहे हैं ना, ये न्यू कमर्स की स्ट्रगल से रिलेटेड है। So I think it's very important to talk about this. हम हंस रहे एंजॉय करें, but I think it's a very valid conversation that we are having. और आपके इस कॉन्वर्सेशन की वजह से शायद बाकी बहुत से लोगों की लाइंस बच जाएं। नहीं डेफिनेटली, मुझे तो काफी सारे लोगों को मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि उस्मान जावेद यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस, एंड आपकी जर्नी देखते हैं तो फिर दिलासा से हो जाता है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ बन ही सकते हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही एज अ प्राउड मोमेंट होता है मेरे लिए कि लोग मुझे इंस्पिरेशन समझते हैं। मैं तो खुद अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ। यकीन का सफर में आपने किया, अपने आप को देख रहे थे, वेट कर रहे थे मैं कब आऊंगा चलता हुआ बैग उठाते हुए, या नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं कोई वो नहीं था। आई न्यू दैट कि मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो जस्ट, बट फिर भी अपने आप को स्क्रीन पे देखना तो अच्छा लगा। स्क्रीन पे देखा फर्स्ट टाइम, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, देखा अच्छा लगा। फिर मैं, मेरी सहेलियां एक ड्रामा आता था यार भाई पे, सोप था, उसके अंदर भी मैंने उसमें भी थे आप? उसमें भी था मैं। उसमें कैसे मिला आपको? उसमें मैं, और उसमें क्या उसमें मैं एक दोस्त था। उसमें भी एक दोस्त थे? एक दोस्त और एक लड़का जो लड़कियों की जिंदगियां खराब करता रहा। ये दो बहुत आपको मिले? हाँ ये बहुत मिलते थे, और जहां पर भी मैं जाता था तो मुझे ये कह दिया जाता था बहुत बड़ा किरदार करने वाले हैं आप। आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट। और वहां पर जाता था तो मैं बोलता था क्या क्या है किरदार, किधर है, यही तो किरदार है। अरे किरदार देखे ना, नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा ये जो एक लाइन के लिए आ रहा है, ये हाँ यही तो है। अरे भाई क्या बात कर दी आपने, मेन लीड के साथ हैं आप। So, मैंने देखिए मैं बेसिकली बट ये क्या बात बहुत दफा न्यूकमर्स को सुनने को मिलती है? बहुत दफा ऐसे बहुत दफा आपको आप सब बात छोड़े, मैं सेकंड लीड कर चुका था सितंबर मेरे हमसफर में। मेरे साथ क्या हुआ तो हुआ ये कि जब मैं पहुंचा तो, क्योंकि हम लोग की ऐसी बातचीत एडी वगैरह से हो जाती है, तो एडी से मैं इन कांटेक्ट था, तो उसने मुझे एक दिन कॉल की। ठीक है। एक एडी था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था। तो ही सेड उस्मान भाई क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने कहा मैं अभी सितम मेरी शूट चल रही है, बस एंड होने वाला था। तो उस्मान भाई आप एक काम करें यार, आ जाएं, फरहान सईद के साथ ड्रामा है। मैंने कहा ओके ठीक है, सो आप आ जाएं, हानिया है, फरहान सईद है। मैंने कहा ऑलराइट, क्योंकि बताया इसी तरीके से जाता है, क्योंकि जब भी आपको, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, क्या किरदार क्या है? बड़ा किरदार है। मैंने कहा ठीक है यार देख ले, सेकंड लीड कर रहा हूं मैं सितम में, ऐसा नहीं हो कि कोई एक दो दिन बाद। अरे क्या बात कर दी उस्मान भाई से, आप भाई मेन दोस्त हैं आप यार। मैंने कहा ठीक है यार सही है, हमें मुझे तो यकीन हुआ, मुझे पता भी नहीं थी स्टोरी, और मुझसे गलती भी यही हुई कि मैंने ना स्क्रिप्ट मांगी ना कुछ, क्योंकि मैं उस पर इतना भरोसा करता था, उस एडी पर अपना, ही वाज दोस्तों की तरह था मेरे ना। सो मैं चला गया। अब ये वो सीन है जिसके अंदर हानिया आमिर की और फरहान सईद की शादी होती है, उस कैरेक्टर्स की, उन दोनों की कैरेक्टर्स की शादी होती है। और मैं वहां पर चला गया, वहां पे ट्रीटमेंट भी मेरे साथ इतना बुरा हुआ, और मुझे ऐसा अजीब लगा कि वहां पर एक लड़की आई, हम लोग बैठे हुए थे, सारे आर्टिस्ट बैठे हुए एक जगह पर। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक चीज है, उसे कहते हैं टैलेंट। टैलेंट कहते हैं टैलेंट का जो मतलब है ना, अगर आपको कह दिया ना ये टैलेंट है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे लफ्जों में कि ये इनका साइड रोल है। टैलेंट का दूसरा नाम साइड रोल होता है, ठीक है। तो अब वहां पर हम सब बैठे हुए थे, तो मेरे साथ दो लड़के और थे जो कि टैलेंट थे। फरहान सईद के दोस्त का किरदार था। मुझे वहां पर जाके पता चला कि मैं वाहिद अकेला दोस्त नहीं हूं, मेरे साथ दो दोस्त और हैं, ठीक है। और मैं वहां पर चला गया, मैं बैठ गया,
और जो हमारे डायरेक्टर थे वो बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से सबको गाइड कर रहे हैं कि अच्छा आप लोग यहाँ से आएंगे, वो लाइटिंग स्टेज ज़बरदस्त। कासिम अली शाह मुरी, कासिम मुरी बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं वो। सो मैंने कहा यार ज़बरदस्त, मुझे उनके साथ काम करने की था कि मैं इनके साथ भी काम करूंगा, कासिम भाई के साथ। तो मैंने कहा चलो यार मौका मिल गया, ग्रेट, गुड। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद सारे एक्टर्स आ गए और वो बैठे हुए थे, तो एक लड़की आई, आई डोंट नो हर नेम, व्हाट, क्या नाम था, खैर। तो उसने वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर थी उसको बुलाया और उनको बोला कि इनका सामान बाहर निकालें और इनको बाहर निकालें। क्यों? हाँ, मुझे तो अच्छा इस वक्त ये मुझे नहीं पता, मैं बाहर बैठा हूँ बाहर, मुझे कासिम भाई ने बुलाया था कि यार तुम्हारी एक अपेयरेंस है, तुम वहाँ पे आगे बैठोगे, इस तरीके से मुझे गाइड कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो दो दोस्त भी आगे बैठ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। मैंने कहा क्या हुआ? बोल रहा यार हमारे बैग वैग निकलवा दी, जा देख ले, तेरा बैग तो नहीं उठवा दिया। मैं गया अंदर तो मेरा बैग भी इन लोगों ने साइड बैग में फेंक दिया था। तो क्यों यार, ऐसा क्यों हुआ? बोल रहा है वो लड़की आई, उसने कहा टैलेंट को बाहर निकालो। मैंने कहा रियली? एंड मुझे बहुत बुरा लगा, इंतहा का बुरा लगा मुझे उस वक्त। मतलब मुझे अफसोस हुआ कि यार मैं, मतलब टैलेंट तो इंसान नहीं है क्या यार? अगर टैलेंट बैठा हुआ था, आप नहीं बिठाया था ना वहां पर, आप किसी और तो नहीं बिठाया, मतलब साइड रोल कर रहे हैं तो मतलब आप इंसान नहीं है क्या? ये मुझे बहुत बुरा लगता है। ये मुझे जो भी कोई इस तरह की हरकत करता है, मैं इतना हार्श आता हूँ उसके ऊपर। सेट के ऊपर भी अगर मैं देख लूँ ना कहीं पे किसी के साथ, अब तो मैं इतना हार्श आता हूँ कि मैं वो सामने वाले को बता देता हूँ कि टैलेंट और इंसान है सब, इक्वालिटी इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है ना? बात के अंदर क्या है कुछ भी, मुझे बहुत बुरी लगती है चीजें। खैर, और वहां पर सीन स्टार्ट हो गया, हम खड़े में, फरहान सईद, हानिया और बच्चा सा आना, ये वो हमने कर लिया। और इसमें मुझे 5 बजे बुलाया गया, तो रात के 11-12 बज गया। मैंने पूछा यार किरदार क्या है? बोला ये तो था। अच्छा, मैंने कहा अच्छा और उस्मान भाई बताएंगे आपको यार ये आगे सीन होंगे? मैंने कहा मतलब डेफिनेटली अगर बड़ा किरदार है, चलो ये सीन था, कोई बात नहीं, इससे होता है, शादी का इवेंट होता है, बड़ा होता है। क्योंकि उसमें कोई डायलॉग्स भी नहीं थे, एक डायलॉग भी नहीं था उसमें। वो आता है और बस आगे बैठता है और कैसे यार शादी कर ली, पता भी नहीं चला। ये भी कासिम भाई ने रखवा दिया, अच्छा यार आके थोड़ा बोलना, बड़ा अजीब सा लग रहा है दोस्त आगे खाली बैठे हैं। और वो भी कासिम भाई ने मुझे पिन पॉइंट करके कहा उस्मान आपने कहना। मैंने कहा ठीक। तो उसके बाद कॉल ही नहीं आई, और फिर उनकी 1 महीने के बाद कॉल आई, यार एक और सीन है, एक और जगह पे आप लोगों ने दोस्तों ने आना। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी यार, मैं नहीं आ सकता। तो वो अपीयरेंस आपने मेरी देखी होगी हम सफर में, उसका चिट्टा किट्टा पीछे ये है कि मैं किस तरीके से उसमें आ गया और किस तरीके से हुआ और गलत बयानी की गई मेरे साथ। तो ये होती है, इंडस्ट्री में होती है। और इससे बचने का सिर्फ ये एक तरीका है कि आप स्क्रिप्ट मंगवाएं, देखें आपने करना है, ठीक है, नहीं करना। लेकिन ऐसे बहुत सारे एडीज हैं जिनके ऊपर प्रेशर होता है, इनमें उनका भी कसूर नहीं, उनके ऊपर प्रेशर होता है, उनको करना होता है, उनको लोग चाहिए होते हैं। और अक्सर बेशतर वो इस तरीके से गलत बयानी करके कास्ट करवा लेते हैं, जिसके बाद फिर ये सब चीजें होती हैं। चलिए हम थोड़ा आपके बारे में स्टार्ट करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कराची से। कराची से? बाय बर्थ ही कराची का, पैदा भी पला भी बड़ा यहाँ, पला बड़ा यहीं पे हूँ। यहीं से एजुकेशन है आपकी? यहीं से। कहाँ से पढ़ा हुआ है और क्या पढ़ा हुआ है? मैंने फजाइया कॉलेज से मैं मैट्रिक किया। मैंने इतना अच्छा लग रहा है फजाइया कॉलेज से आप बात करें, इतनी मतलब साफ और इतनी वो सलीस उर्दू बोल रहे हैं। मेरी माशाल्लाह सलीस उर्दू बहुत है, क्योंकि हम जिया मोहिउद्दीन के शागिर्द हैं। आप घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बहनें हैं, मेरी वालदा हैं, मेरे वालिद साहब हैं। आप किस नंबर पे हैं? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। और भाई हैं या बस? मेरा एक छोटा भाई है, हम 3 भाई 2 बहनें हैं। ओके जी। तो वो लोग सही हैं आपकी एक्टिंग से, आपके इस करियर से? दे आर हैप्पी? दे आर हैप्पी नहीं, प्राउड है माशाल्लाह। दे फील प्राउड। स्टार्टिंग में ऐसा था कि मेरे पास मतलब देखें मेरी लाइफ के अंदर फेसेस हैं। एक फेस ऐसा था जब मैं जॉब करता था। मतलब आपने एक्टिंग से पहले जॉब्स की हैं? मैंने एक्टिंग डायरेक्टली नहीं आया एक्टिंग में। मैंने बहुत सारी चीजें शिफ्ट की हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये मेरा 6ठा प्रोफेशन है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह या इट्स माय 6th। इससे पहले क्या करते थे आप? 5 क्या चीजें और की हैं आपने? देखिए मैं फ्लाइट डिस्पैचर हूँ। फ्लाइट डिस्पैचर किस मतलब एयरपोर्ट पे? मैं एयरपोर्ट पे काम करता था, व्हाइट कॉलर जॉब। ये सबसे पहली जॉब थी आपकी? नहीं ये मेरी पहली जॉब नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। फर्स्ट सुन कह रहे आप खामोश हैं, मुझे बात करने दे। नहीं मैं बता रहा हूँ कि मैं मतलब सीक्वेंस वाइज अगर मैं चलूँ तो सबसे पहले सी फेयर में रहा हूँ।
तो आप ग्रेजुएट कर गए, ठीक है? उसके बाद पहली आपकी सी फेयर वाली जॉब थी या उसके बाद क्या हुआ? वहां से कहानी ले लें। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की वैल्यू इतनी डाउन हो चुकी है दुनिया के अंदर, क्योंकि यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं वो स्लिप हो जाते हैं। इसकी वजह से जो बाहर की कंट्रीज होती हैं वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। इसी तरीके से जब मैंने सी फेयर का कोर्स किया तो वो बहुत इजी था पाकिस्तानियों के लिए, वो लाइसेंस लेकर जाना और बाहर जाकर स्लिप हो जाना, गुम हो जाना। तो उससे क्या हुआ, मैं जब ये कोर्स किया और मैंने किया तो मुझे जब अक्सर ऐसा होता था कि टीचर्स खुद बैठ जाते थे और कहते थे कि आज उस्मान पढ़ाएगा, और वो कहते थे कि उस्मान जावेद को देख लो, ये फ्यूचर का कैप्टन है, देख लो, ऐसे कहते थे। वो तो देख लो उसको, लड़के को, और आज लिखवा लो कि फ्यूचर का कैप्टन है। ये नेवी से अलग है ना? ये मर्चेंट नेवी। समुद्री मेरा एक्सपीरियंस जो रहा वो तकरीबन 6 महीने 7 महीने, उसके बाद वो नहीं रहा हो सका। बहुत जब भी अप्लाई करो तो रिश्वत बहुत चलती थी इसमें, और अभी भी है। तो शिप पे नहीं गया ना, नहीं जा सका। तो आप सिर्फ टीच कर रहे थे? नहीं, ये नहीं टीच, ये तो मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ ना आपको। तो जब भी जाना पड़े तो आपको पहले 3 लाख 4 लाख रुपए देने हैं उन लोगों को, तो वो आपकी जो है फिर आपकी तरतीब बनाएंगे कि अच्छा अगले इनको दे दो। तो वो चीजें जो थी, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वो चीजें मेरे लिए थी, मुश्किल हो रही थी, तो मैंने इसको फिर छोड़ दिया। तो सी फेयर थे, लेकिन ये सब मुश्किलात की वजह से आप मतलब आगे जा नहीं पा रहे थे, तो आपने कहा मैं अब आप इससे अंदाजा लगाएं, मैं एक कंपनी है मैकनन मैकेंजी के नाम से कंपनी जी। मैं वहां पर गया और मैं एक वो बच्चा हूँ जो फर्स्ट है, अपनी क्लास का टॉपर है, ठीक, जिससे टीचर्स कह रहे हैं कि देख लो फ्यूचर कैप्टन है। वो जाता है और बोलता है सर मैं सीवी लेकर आया हूँ, तो वहां पर कह दिया जाता है वो गार्ड है, उसको दे दें सीवी। तो मेरी सीवी गार्ड ने रख ली। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, इट्स फाइन, कोई बात, इट्स फाइन। लेकिन फिर मैं बैठा रहा। उसके बाद इवेंचुअली आई केम टू नो दैट यहाँ पे तो रिश्वत है और पैसे दिए बगैर तो आप जा ही नहीं सकते हैं, और यहाँ पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप क्लास में नंबर 1 थे या लास्ट थे, आपके पास पैसे हैं तो आप बाहर जाएंगे। क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तानी, क्योंकि इनके लिए इजी वे था पाकिस्तानियों के लिए कि यहाँ पे जाकर स्लिप हो जाए बाहर जाके। हालांकि पाकिस्तान के सीमेन और जो सीफेयर्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं इन द वर्ल्ड, सो बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ें हैं। फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली कराची यूनिवर्सिटी से अपनी, और उसके बाद मैंने फ्लाइट डिस्पैचर का एक कोर्स किया। ये ऑलमोस्ट अ पायलट होता है, सारी नॉलेज होती है इसके पास, फ्लाइंग आवर्स वगैरह नहीं होते हैं, फ्लाइंग आवर्स करने पड़ते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एयरफोर्स का पायलट बनता, मैं और मेरी वालदा PIE चले गए। ठीक है। अब ये भी जो बात बताने वाला हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां गए, पता चला कि जी 1 करोड़ 50 लाख, उस वक्त 1 करोड़ 50 लाख तक का था, और पायलट का लाइसेंस CPL मिल जाता है आपको। इसमें देखिए SPL होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, फिर होता है PPL होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस, और उसके बाद होता है CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस। वो तमाम लोग जो इस वक्त PIE के पायलट्स हैं, आप कह रहे हैं उन सब ने 1 करोड़ रुपए दिए होंगे? नहीं, उन सब लोगों ने देखे, कुछ तो पुराने पायलट्स हैं, कुछ एयरफोर्स से आए हुए हैं। ये ट्रेनिंग के पैसे हैं, ये वो पैसे नहीं बता रहा कोई रिश्वत वगैरह के, ये ट्रेनिंग के पैसे हैं। ओ, ये फीस है जी, ये फीस है। ये 1 करोड़ रुपए फीस 1 करोड़ 50 लाख, क्योंकि इसमें फ्लाइंग आवर्स होते हैं ना, फ्लाइंग आवर्स करने होते हैं, तो 1 करोड़ समथिंग फीस बन जाती है उसकी, जहाज क्योंकि उसका फ्यूल लगता है, वो सब चीजें तो हमारे पास नहीं। तो हमने कहा ठीक है, नहीं है तो और कौन सा कोर्स था जो पता चला जी इससे जो 1 दर्जा नीचे कोर्स है वो है फ्लाइट डिस्पैचर का कोर्स। इसके बाद फिर एक फाइनल इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू करते हैं तो वो फिर डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर जनरल टाइप की पोस्ट होती है, वो इंटरव्यू करते हैं तो उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तो जब मैं गया तो उन्होंने जब मेरी मार्कशीट देखी, उन्होंने कहा या तो तुम चीटिंग करके आए हो, या तो तुम असल में वही मेहनत करके आए जो यहाँ पे दिख रही है। मैंने कहा सर आप मेरा इंटरव्यू लें 5 और आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं बोला ओके लेट्स स्टार्ट। उन्होंने किया इंटरव्यू, विद इन 5 मिनट बोला ओके गो क्लियर। मुझे मिल गया लाइसेंस, तो सीफेयर हो गया। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, फ्लाइट डिस्पैचर कर लिया। अब इसके बाद जॉब फिर नहीं मिलती। ये हर फील्ड के अंदर है, आपको इस स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, जैसे मैं एक्टिंग में गुजरा,
यार फील्ड में जब भी आप, और मैं ये जाके बताता भी हूँ लोगों को, अक्सर बेशतर मुझे यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता है, तो मैं यही कहता हूँ कि यार आप जिस फील्ड में भी जाएंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे आप लोग, आपको इसी स्ट्रगल से गुजरना है, क्योंकि आपसे पहले भी तो लोग काम कर रहे हैं ना। वो स्लॉट खाली होगी तो आपकी जगह बनेगी, ठीक है। आपको डिसिप्लिन तरीके से मुसलसल मेहनत करते रहना, मुसलसल मेहनत करते रहना, ठीक। आपको सबसे पहले अल्लाह पे यकीन रखना है और उसके बाद मेहनत अपनी रखनी है, मेहनत रखनी है, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो थर्ड प्रोफेशन क्या था? बैंकिंग। ओके। मैं MIS कोऑर्डिनेटर रहा बैंकिंग में। मैं पर्सनल लोन, कितने से किया? रेडी लाइन, सिल्क बैंक में था मैं। तो ये किया, फिर मैं बिजनेस किया, मैंने एक्सपोर्ट करता था चावल यहाँ से। उसमें मुझे लॉस हो गया और हमें लॉस हुआ। एक बंदा यहाँ पैसे लेके भाग गया मेरे। सो जब वो पैसे लेके भागा तो ये पैसे हमें हमारे मामू की तरफ से मिले थे कि चलो तुम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मैं और मेरा भाई, बड़ा भाई। सो हमने किया, तो क्योंकि मेरे पास तो इस तरह की कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो जब ऐसा फ्रॉड हो गया तो मैं चला गया पुलिस के पास। मैं गया, मैंने कहा कि जी देखें मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो व्हाट ही सेड वाज वेरी, थाने गया? हाँ, थाने में चला गया और बहुत ही मेरे साथ, मतलब इतना दुख हुआ मुझे उस वक्त कि यार ये इस तरीके का सलूक आप कैसे कर सकते हैं। एक बंदा वैसे ही एक दुखी है, बड़ी ट्रेजेडी से। तो वो बंदा मुझे कहता है कि ओ यार मुझसे पूछ के तूने किया है बिजनेस हैं, ये तो काम ही आ गया, सॉरी। तो ई सेड कि तुमने मुझसे पूछ के बिजनेस किया है, पूछ के बिजनेस किया है जो तुम हमारे पास आए हो, जाओ यहाँ से काम करो अपना। मैंने कहा रियली, मेरे साथ फ्रॉड हो गया और ये मेरी FIR काटने के लिए तैयार नहीं है बंदा। जाओ यार, क्या करो, कुछ नहीं मिलना भाई, पैसे नहीं मिलेंगे, गए तुम्हारे पैसे, जाओ कोई बात नहीं है, बस सब्र करो। मैंने कहा यार कमाल, यार कमाल है भाई, माशाल्लाह। उसके बाद मैंने टीचिंग भी की है। तो बस फिर आपने वो छोड़ दिए पैसे, उसके बाद कुछ कहाँ मिलने थे जब पुलिस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, आप कोर्ट चले जाएं, कोर्ट से आप लेटर लेकर आए। फिर मैं वकील के पास गया, उसने कहा देखो यार FIR कटेगी तुम्हारी, चूंकि तुमने एक बैंक में चेक डिलीवर किया था, तो ये बैंक का केस भी आ जाएगा, तो ऐसे तो पुलिस वाले नहीं काटेंगे FIR। तुम कोर्ट से हम लोग ना लेटर बनवाते हैं FIR का, और वहां से मतलब कोर्ट से पहले जाना पड़ेगा, कोर्ट से फिर वो करेंगे, फिर जाके FIR कटेगी। मतलब कितना मुश्किल प्रोसेस कर दिया उन लोगों ने मेरे लिए। सही बात है, ठीक है। सो इस तरीके की हुई बातचीत। तो ठीक है, खैर उसके बाद आप कहाँ पहुंचे? उसके बाद मैं पहुंच गया, मैंने टीचिंग भी कर ली। ठीक है, टीचिंग भी कर ली इस दौरान में। अब मैंने कहा यार अब मैं सब कुछ कर तो लिया है, फायदा नहीं हो रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा। अब इस दौरान जब मैंने बैंकिंग कर ली, टीचिंग कर ली, टीचिंग के बाद अब मुझे वो प्रोफेशन मिल गया, अब मुझे जॉब की ऑफर मिल गई। ठीक है, मैं कोशिश फाइनली जॉब मिल गई। हाँ, पहले तो बैंक, हाँ मैंने नहीं एज अ टीचर की कर ली, एज अ बैंकर तो मैं कर रहा था, लेकिन जो मेरे पास लाइसेंस था फ्लाइट डिस्पैचर का, वो मैंने वो कहा ना, मैं कंसिस्टेंसी, क्योंकि जगह चाहिए होती, तो ये लाइसेंस लेने के कोई 1.5 साल बाद मुझे, अच्छा, फ्लाइट डिस्पैचर का कोर्स टीच करने की जॉब मिली आपको? हाँ वो टीच, मैं वो टीच भी कर रहा था, तो वो मैं टीच भी कर रहा था क्योंकि आई वाज, मतलब मैं क्लास का एक बेस्ट स्टूडेंट था, तो मुझे टीचिंग की जॉब मिल चुकी थी। तो वो मैंने करने के बाद फिर मैं वहां चला गया कि मैं साथ इंटरव्यू के लिए ट्राई करता था, ट्राई करता रहा। किस इंटरव्यू के लिए ट्राई कर रहे थे? यही कि जॉब के इंटरव्यू होता है, जॉब इंटरव्यू के लिए ट्राई, कोशिश करता रहा। तो मुझे 1.5 साल के बाद वैकेंसी आई। ठीक है, 1.5 साल के बाद मैंने वैकेंसी अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इंटरव्यू सेलेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो वहाँ पर शिफ्ट कंट्रोलर्स थे, बहुत ही अच्छे थे, वसीम भाई हो गए, अली भाई हो गए, और खुर्रम भाई थे, और भी बहुत सारे नाम हैं, मुझे याद नहीं है पढ़े। सो मैं वहाँ पर गया, और फ्लाइट डिस्पैचर इज बेसिकली फ्लाइट प्लान्स बनाने होते हैं और आपसे इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं, जिसके ऊपर आपका जहाज़ उड़ता है, उसमें कितना वेट है, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, फ्यूल आपने कितना डालना है, सारी चीज़ें, रूट आपने सेलेक्ट करते हैं, एरोड्रोम सेलेक्ट कर लिया आपने, और किसका आपका जैसे ऑल्टरनेट एरोड्रोम, अगर इनकेस इमरजेंसी हो जाती है आपकी जहाज़ की, जैसे आप जाते हैं और अक्सर देखा है कि जी लाहौर पहुँचे हैं, वेदर ख़राब था, डाइवर्ट कर जाता है इस्लामाबाद, तो ऑल्टरनेट एरोड्रोम आपने कौन सा देना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता चल गया कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। 15 साल के एक्सपीरियंस लोग मुझसे अगली सीट पर बैठे हुए एज अ फ्लाइट कंट्रोलर, शिफ्ट कंट्रोलर बनकर। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, सॉरी।
उसी वक्त ही मैंने डिसीजन ले लिया मैं ये नहीं करूंगा। हालांकि मतलब आपको फ्यूचर नहीं नजर आया? नहीं मुझे आपने कहा मैं अगले 15 साल ये चीज नहीं कर सकता। नो मैं इसी तरीके से है, मेरे दूसरी फील्ड भी इसी तरीके से, मैं यूं करके शिफ्ट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ ठीक है मुझे नहीं मजा आया। तो वो शिफ्ट आपने एक्टिंग की तरफ की? हाँ, तो फिर मैं उस वक्त सोचना शुरू किया अब क्या करें, अब इतना कुछ कर लिया, अब क्या करना है उस्मान जावेद। देन फिर मैं इस पॉइंट पर पहुंचा कि अब वो कर लिया जाए जो तुम्हें खुद पसंद है। तो आप सब लोगों ने भी वो करना है जो आप लोगों को पसंद है। लेकिन 5 जॉब्स के बगैर। हाँ 5 जॉब्स के बगैर, ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है कि आपने फर्स्ट टाइम वही जॉब करनी है जो आपको पसंद है। सो मैं पता चल गया मुझे, तो फिर मैंने कहा यार चलें लेट्स ट्राई। तो मेरे जानने वाले अंकल थे, मकसूद अंकल। तो क्योंकि मैं अपनी टीम का कैप्टन भी था, तो मुझे पूरे इलाके में कैप्टन ही लोग कहते थे। कैप्टन कैप्टन, हाँ कैप्टन। अब अक्सर बेचते मुझे कैप्टन, मेरा दूसरा नाम कैप्टन है। सो कैप्टन की टीम के 2 लड़के थे, उनके जो वाले साहब थे वो कैमरा सप्लाई करते थे इन प्रोडक्शन हाउसेस को। ठीक है। तो मैंने कहा यार पता तो कर अंकल को। बोलते हैं हाँ उस्मान भाई चले, अभी मिलवा देते हैं आपको अब्बू से। मैं गया तो मकसूद नाम है उनका, मकसूद अंकल बहुत ही प्यारे हैं मेरे, मतलब मैं मकसूद अंकल इज लाइक, उनकी फैमिली इज लाइक माय फैमिली। तो मैंने कहा अंकल इस तरीके का सीन है, बताएं कर लोगे बेटा, तुम एक्टिंग कर लोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे, कोशिश तो कराएं, चलें। उन्होंने मुझे भेज दिया। कहाँ भेजा? बिग बैंग। ओके। बिग बैंग 2017। ओके। उन्होंने कहा यार मेरे है सलाम दुआ है, तो वहां पर एक थे मोटे से हैं, उनका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, उनके पास चला गया। उन्होंने कहा ठीक है चलें जी, अभी ये ऐसे ही हो रहा है। हाँ। उन्होंने कहा ठीक है आप कल ही आ जाएं, इनको कल भेज दें, मेरी सहेलियां ड्रामा है। तो ये मेरा सबसे पहले जिंदगी, अब मेरा फर्स्ट डे है, मेरा जिंदगी का फर्स्ट डे है एक्टिंग का। मैंने बोला आ जाएं आप, चले गए। बिलावल चुरंगी पे शूट हो गई। देखते 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 200 बंदा इकट्ठा हो गया, और एक वो लड़का एक्टिंग कर रहा है जो जिंदगी में पहली दफा कैमरे के सामने खड़ा हुआ। मैं देखूं यार ये 200 बंदा आ गया, क्या करना है? अब दिल टक 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 धड़क धड़कने तेज, कैमरे की आवाज आ रही है, ओके रेडी? मैंने बोला रेडी जी रेडी, बिस्मिल्लाह। अब रेडी हो गया कैमरा। हमने बोला भाई आगे कहाँ ही है, पीछे कुआं है, मरना तो दोनों तरफ ही है, चलो करो स्टार्ट है जी। घर गए। और तो रोल क्या था, करना क्या था उस वक्त? एक दोस्त। लेकिन उस दोस्त ने क्या वॉक करनी थी, कुछ बोलना नहीं ये था, बोलना था इसमें कुछ बोलना था। ये तो सही है ना दोस्त, ये तो दोस्त था, ये बोलना था। कितनी लाइनें थी, 2 या 3? इसमें थी, मतलब पूरे दिन के अंदर लाइनें आई थी। और तो उन्होंने ऑडिशन लिया था? ऑडिशन मेरा यकीन के सफर में हुआ था ऑडिशन। ये मैं थोड़ा सा शायद मुझे आगे पीछे कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ड्रामा जो है मेरा यकीन का सफर है, और दूसरा ड्रामा मेरा मेरी सहेली है, और ये दोनों ही जनवरी के अंदर है, 2017 की जनवरी में ही है। चलिए हम आते हैं आपका जो सेकंड प्रोजेक्ट है, सेकंड प्रोजेक्ट था, और हाँ मेरी सहेलियां, मेरी सहेलियां उसमें आपने तो उसमें आपका दिन गुजरा, अच्छा गुजरा? हाँ उसमें मेरा दिन अच्छा गुजर गया। और क्योंकि मकसूद अंकल के पास जब गया तो उन्होंने जब बोला हाँ याद आ गया, तो उन्होंने कहा करोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे पहले हम टीवी के पास भेजा था, हम टीवी के बाद फिर उन्होंने बिग बैंग भेजा। बिग बैंग के अंदर मैं चला गया, तो उन्होंने वहां पे भी मेरे लिए कॉल कर दी थी। तो इस तरीके से मेरा स्टार्ट कुछ इस तरीके से हुआ। ठीक है। अब जब मैंने दूसरे दिन किया तो मेरे एक्सप्रेशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल रहे थे मेरे चेहरे से, यूं आंखें ये हो रही है, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि यार जैसे एक्टिंग स्टार्ट होता ना, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा मैं ये तुम्हें बहुत ज्यादा सिनेमैटिक कर दिया, लेकिन उसके अंदर मैं बहुत कोशिश करता था, मैं नेचुरल बोल भी रहा था, लेकिन वो आईब्रोज मेरी ना कभी यूं चली जाती थी, कभी यूं हो जाती थी, और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा यार अच्छा ये मेरा बेसिक प्रैक्टिस है। मैं कोई भी चीज को जब मैं करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसकी बुनियाद पहले अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करता हूँ। तो जब मैंने कर लिया, मैंने कहा नहीं सही नहीं है, ये मजा नहीं आ रहा उस्मान जावेद, मैं तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर सर्च करना शुरू किया, थिएटर कहाँ से होता है जी, थिएटर कैसे करते हैं। फिर मैं थिएटर करना स्टार्ट, मैंने कहा यार पता करें। तो उस वक्त हमने सर्च किया तो पता चला आर्ट्स काउंसिल नाम की कोई एक जगह है जहां पर थिएटर होता है। वहां पर पहुंचे तो मेरा छोटा भाई है, म्यूजिक से उसको बहुत लगाव है, तो उसने घर बैठे बैठे हारमोनियम सीख लिया नुसरत साहब को देख के। कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा तू भी चल, जा रहे हैं। तो वहां पर चले गए। जब पहुंचे तो उन्होंने बताया कि देखिए हम लोग का इंस्टीट्यूट इस वक्त 2017 की बात होगी ये, हाँ 2017 की बात थी, ये मिड ऑफ 2017। उन्होंने कहा कि
हम लोग थिएटर में इतने अभी अच्छे नहीं है, म्यूजिक डिपार्टमेंट हमारा बहुत स्ट्रांग है, आप नापा क्यों नहीं जाते आप? मैंने कहा नापा ये कौन सी चीज है, हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा ये रहा ना सामने बिल्कुल। अब नापा वालों को मैं बेचारों को बोल बोल कर थक गया हूँ कि भाई आप अपनी थोड़ी सी तो कर लें एडवर्टीजमेंट, या सामने से आपका कुछ बोर्ड तो लगा होना चाहिए गेट पर, पता ही नहीं चलता। वो इतना गुप्त रहते हैं, वो नहीं चाहते कि दुनिया उनको देखे, ठीक है। तो जब मैंने करके देखा तो पता चला एक छोटी सी तख्ती और अंदर जाके बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन बाहर कुछ नहीं, बाहर कुछ भी नहीं एडवर्टाइजमेंट ना बोर्ड। जैसे आर्ट्स काउंसिल के जाते हैं तो बहुत ही बड़ा शानदार बोर्ड नजर आता है आपको। चले गए जी अंदर, तो पता चला कि जी कुछ महीनों के बाद आपका ऑडिशन है। ठीक है, इंतजार किया, ऑडिशन आ गया। हम एक दिन पहले गए तो उन्होंने हमें एक पेज दे दिया, 3-4 पेज दे दिए, उन्होंने बोला इनमें से कोई एक ऑडिशन तैयार करके आ जाए, या अगर आप खुद से ऑडिशन करना चाहते हैं तो आप अपने कोई फिल्म का कोई डायलॉग करके आ जाएं, और अगर वैसे अगर आपको हमारे कोई डायलॉग चाहिए, मोनोलॉग चाहिए, तो आप हमारी तरफ से ये हैं जो आप। ठीक है, मैं अपनी तरफ से करके चला गया। अब मैं देखूं अंदर जाके बैठा तो बीच में ना एक छोटा सा शख्स बैठा हुआ। अब मुझे नहीं पता इस वक्त कि ये शख्स कौन है, और साइड में बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए, और बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर तलत हुसैन बैठे हुए। अब मैं दिल में बोल रहा यार वो बंदे को बीच में होना चाहिए असल में, तो ये कौन है जो बंदा बीच में बैठा हो, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि बंदे के आगे कुछ बोल जाए। अब वो ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं, ऑडिशन कर रहे हैं। कौन है? ऑडिशन किया। ओके, आप फीस किस तरीके से देंगे? मैंने कहा सर मैं फ्लाइट डिस्पैचर हूँ, तो इसमें डे नाइट रेस्ट ऑफ होता है, तो मैं जिस दिन डे किया करूँगा उस दिन मैं नहीं आया करूँगा, जिस दिन मेरी रेस्ट ऑफ होगा और नाइट होगी उस दिन मैं आ जाया करूँगा, तो इस तरीके से मैं फीस भी पे कर लूँगा। ना ठीक है। मैं बाहर निकला, मैंने कहा यार ये बंदा कौन है? हर किसी पूछे जिया मुहिउद्दीन है। जिया मुहिउद्दीन कौन है? घर पर पहुंचा, मैंने कहा अम्मा पता नहीं कोई जिया मुहिउद्दीन नाम का कोई शख्स था। बोली बेटा तुम्हें पता भी ये शख्स कौन है? मैंने कहा अम्मा क्या हो गया आपको? गूगल करो बेटा, जल्दी से जाओ गूगल करो। हमने गूगल किया तो हमने बोला अरे भाईजान आप कहाँ पर आ गए हैं। तो मुझे उस वक्त बहुत प्राउड फील हुआ कि यार मैं मतलब एक ऐसे बंदे की शागिर्दी में चला गया हूँ जो इतना बड़ा नाम है। तो सर हम लोग को डिक्शन पढ़ाया करते थे, डिक्शन। अब सर की क्लास के अंदर जब आप डिक्शन के लिए जाते थे तो आपके हाथ पांव कांप रहे होते थे। इवन कि जब सर थिएटर देखने के लिए आते थे, परफॉर्मेंस देखने के लिए, सर बिल्कुल कॉर्नर में बैठते थे, फ्रंट सीट पर नहीं बैठते थे आकर, जो लोग डर जाते थे, क्योंकि सर को था कि स्टूडेंट्स अक्सर शेकी हो जाते थे सर को देखकर। सर का एक ऑरा था, उनका दबदबाव था, हालांकि वो थे बहुत नाजुक से, किसी की मजाल है कि सर के आगे कोई एक लफ्ज बोल जाए, और ये अदब भी बहुत था। उस्ताद ही से आप हासिल कर रहे हैं ना यार सब कुछ। अब आप जब वंस यू आर समथिंग देन आप कहते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं था, ये तो मैं भी कर सकता था। भाई आपको बनाने वाला कौन है, ठीक है ना। तो मैं उस्तादों का बहुत अदब करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि उस्ताद जो है ना मेरे उस्ताद नहीं है, मेरे माँ बाप हैं, ठीक है। तो अब जब मैं देखता था सुनील, बोलते थे शर्म नहीं आती तुम लोगों को यार, सुनील ये कोई तुम्हारा दोस्त है, क्लासमेट है कोई? सुनील, लड़कियां बोली सुनील क्या कर रहे हो? अरे भाई शर्म करो तुम लोग। लेकिन खैर वो हर किसी की अपनी अपनी वो है, और ये बाहर के मुल्कों में तो सिर्फ ऐसे नाम के तौर पे किया जाता है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर इस तरह की चीजों को बहुत रख रखाव है, अदब का बहुत रख रखाव है। बाहर के मुल्कों में इस तरह की चीजें नहीं, वो नाम से कॉल करते हैं। और चूंकि हम लोग एशियन हैं तो हम लोग को चीजें करनी भी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी जो है ना टोटल अदब की बहुत हैसियत है। सो ये चीजें थी, तो मैंने सीख लिया जब मैंने थिएटर कर लिया। तो फिर आपने थिएटर करते हुए कहीं एक्टिंग नहीं की? रिस्ट्रिक्शन हो गई। ओके, कितने साल का कोर्स है? 3 साल का था। तो 3 साल आपने नापा किया। हाँ। सो दिस इज 2018 में आपने स्टार्ट किया? 2017 के सितंबर से स्टार्ट हो गया। ओके, सो 18, 19, 20 में आप ग्रेजुएट हो गया। सो जब वहां से ग्रेजुएट किया तो आपने तो सोचा होगा मुझे फौरन कोई एक्टिंग की जॉब मिल जाएगी। फर्स्ट डे ऐसा जब मैं आया तो इंट्रोडक्शन ले रहे थे, अकबर साहब ले रहे थे, अकबर इस्लाम उनका नाम है, वो भी अदाकार हैं, आप टीवी पे देखते हैं उनको। अकबर इस्लाम सामने थे, हमारे उस्ताद जी। तो उस्ताद जी ने कहा कि अगर आप लोग यहाँ पर स्टार बनने के लिए आए तो ये जगह आपके लिए नहीं है। ओके। नापा स्टार्स नहीं बनाता। नहीं, ये तो पहले दिन की बात है। ये पहले दिन की बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पर आया और कोई सोच के आया था कि यार मैं, तो उन्होंने उधर आपकी सोच सही कर दी। सोच ही उन्होंने पहले दिन ही जाके सोच कर दी जाती है कि आप यहाँ पे स्टार नहीं बनाते ना, यहाँ पे आपको सिर्फ अदाकारी सिखाई जाती है। और अब मैं जाना हूँ, अब जाके मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ कि फेम ये सब अल्लाह की देन है।
कुछ देखें, रिस्क, जिंदगी मौत, फेम, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी मेहनत से नहीं मिलती, अल्लाह ताला जिसे चाहता है नवाज देता है। तो आपने देखा होगा एक बंदा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसके हालात इतने ठीक नहीं है, लेकिन एक बंदा है जो कुछ करता भी नहीं लेकिन वो फेमस होता जा रहा है, फेमस होता जा रहा है। ये जो चीजें हैं ना, ये अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं नवाज देते हैं। तो इसमें मेहनत है, आप मेहनत करेंगे आप अच्छे अदाकार बन सकते हैं, अच्छे अदाकार बन सकते हैं, लेकिन अच्छे अदाकार का मतलब ये नहीं कि आप फेमस भी हो सकते हैं। आप समझ रही हैं? तो ये अब मैं जाके जान गया कि ये तो कुछ चीजें हैं जो ये हम सोचते हैं कि यार मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये मेहनत करूंगा तो लाइसेंस मिल जाएगा, मेहनत करूंगा नापा में आऊंगा, ग्रेजुएशन करूंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा, आर्ट्स काउंसिल में आऊंगा, थिएटर करूंगा, फेमस हो जाऊंगा। नहीं, आप राडा से भी होके आ जाएंगे तो ये गारंटी नहीं है कि आप फेमस होंगे। लेकिन जब आपने ग्रेजुएट किया, आई नो के कोर्स के शुरू में उन्होंने, आपके टीचर ने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टार्स नहीं हम एक्टर्स बनाते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस तो होंगी जहन में कि यार मुझे बहुत अच्छा कोई रोल मिल जाएगा, ऐसा हुआ नहीं हुआ, फौरन रोल मिला या उसके बाद भी बहुत लंबी स्ट्रगल रही? क्योंकि मैंने जो झोंक सरकार है उसमें आपको नोट किया, उससे पहले अगर आपने किया कोई ऐसा रोल तो मैंने आपको नोट नहीं किया, मेरी माफ़ी उसके लिए। नहीं माफ़ी तो, क्या बात है, तो हर एक्टर की स्ट्रगल है। अब नवाज भाई हैं 1997 से काम कर रहे हैं और उससे भी शायद पहले कर रहे हैं, तो एक फिल्म है आमिर खान के साथ, उसके अंदर आमिर खान के साथ वो केस में आते हैं जैसे उन्होंने खुद बताया हुआ है, और फिर मैंने देखा भी अरे हाँ यार ये तो नवाज भाई हैं। तो एक्टर की जर्नी तो है ही ऐसी सख्त बड़ी, और कोई नोट नहीं किया जाता है अनलेस कि कैसा कोई किरदार कर जाए जो यूनिक हो जाए और हो जाए, फिर उसके बाद रियलाइज होता है अरे यार ये तो यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी, अच्छा ये यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, अरे हमने देखा ही नहीं। तो ऐसे ही होता है, हर अदाकार के साथ है। तो मेरी लाइफ की भी जर्नी इसी तरह रही कि मैं थिएटर कर रहा था शीमा जी के साथ, शीमा किरमानी जी। तो थिएटर ही करना शुरू कर दिया आपने उसके मैं थिएटर करता था ग्रेजुएशन के बाद? नहीं मैं टीवी पे नहीं गया? टीवी भी कर रहा था ना। टीवी पे क्या टीवी पर मैं करता था इस तरीके से काम कि मुझे जो ऑफर होती थी ना, कोई भी छोटा मोटा किरदार हो जाता मैं कर लेता था। रिस्ट्रिक्शंस ऐसी थी कि वो लोग कहना शुरू कर देते जैसे ही अगर मैं एक दो छुट्टी कर ली, क्योंकि अच्छा ये आप पढ़ाई के दौरान, मैं बात कर रही हूँ जब ग्रेजुएट करके फिर क्या हुआ? ग्रेजुएट करने के बाद मैं फिर डेफिनेटली मैं घूमना फिरना शुरू कर दिया। ऑडिशंस तो मैं वैसे भी देता था, लेकिन उसके बाद भी एक दफा ऐसा हुआ, मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूंगा, मैं चला गया वहां पर, तो उन्होंने मुझे बिठा दिया, उन्होंने बोला अच्छा आप जाएं वो वहाँ पे एसोसिएट है उनके पास चले जाएं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं चला गया तो 3 बैठे हुए थे उसमें से एक एसोसिएट था, 2 एडीज थे। ऑडिशन देने आए जी, सर ने बोला अच्छा जी चलो जी हाँ ऑडिशन दो। हम खड़े हो गए और मुझे पता है कि इन लोगों ने कुछ नहीं देना इन लोगों ने, लेकिन चूंकि सिर्फ ये था कि यार अपने आप को टेस्ट करो उस्मान जावेद, क्या हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, कोई मसला नहीं देंगे, कोई परवाह नहीं, ऑडिशन देने तक तो बुलाया ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऑडिशन देने का मौका तो मिला ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं हर उस चीज को जो नेगेटिव जारी होती थी उसको भी मैं पॉजिटिव उसके अंदर से पॉइंट्स निकालता था और अपने आप को मोटिवेट करके मैं वो कर देता था। और शायद यही मेरी सक्सेस का राज है कि मैं नेगेटिव भी अगर कमेंट्स आए तो मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया, मैंने उसको पॉजिटिव लिया। मैंने कहा अच्छा यार अगर ये कह रहा है तो उसको सही कैसे किया जाए, रिव्यू तो दे दिया इसने कि यार यहाँ पे गलती की, यार तुमने ये सही नहीं किया, नहीं अच्छा चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम के लिए और ज्यादा इस तरीके से मैं करता रहा अपने आप को। और मैंने कभी भी इसको ये नहीं बोला कि भाई यार ये भाई पागल है, इसको कुछ आता नहीं। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैंने उसके दिल से इज्जत की। मैंने कहा थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया। वरना आप ये भी कह सकते थे यार बहुत अच्छा, पीछे जाके मुझे बुरा भला कह देते, क्या था, हाँ आपने मेरे मुंह पे कहा। तो ये था, तो उन लोगों ने मेरा ऑडिशन लिया और ऑडिशन लेने के बाद मुझे कभी कॉल ही नहीं आई। अक्सर बेशतर ऐसा ही रहा मेरी जिंदगी में कि ऑडिशन हो जाता और वो लोग कहते हैं सुपर ऑडिशन, बेहतरीन उस्मान जावेद, और मैं बाहर निकलता था, मैं बोलता था यार वाह। सुपरस्टार में मैं था, सुपरस्टार फिल्म में जब मैं मायरा खान के साथ मेरा सीन हुआ तो वो एक सीन है उसके अंदर मैं थिएटर का कर रहा हूँ, थिएटर वाला सीन है, वो भी मुझे मतलब वो तो ऑडिशंस हुए थे सबके, हमारे गुरुजी जो सुनील शंकर साहब, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। सुपरस्टार में आप थे? सुपरस्टार में मैं था। तो जब मैंने किया और वो किरदार, तो उसके अंदर मेरा एक डायलॉग है, मायरा आती तो क्या प्यारे तुम रश्क करते हो, तो रश्क इस लिबास से करता हूँ जो तुम्हारे खूबसूरत जिसको हर वक्त आगोश में रहता है। मैं इस गले के हार पर रश्क करता हूँ जो इस दिल फरेब सीने के उभार को हर वक्त से दिया करता है।
वो आपको याद है अभी तक? मैं हवा के झोंके पर रश्क करता हूँ जो इन नागिनों के पास से निडर होकर निकलता है। क्या बात है। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साए से रश्क करता हूँ जो तुम्हारे कदमों के साथ साथ चलता है। बंदी है टिकटिकी, सब आजमाते हैं नसीब। अच्छी खासी लाइंस हैं। जिसे मैं देखता हूँ उसे पाता हूँ रकीब अपना, जो हसरत है तो ये हसरत ना हो कोई मुकाबिल, तुम्हें इन आंखों में रख लो और इन आंखों को इस दिल में। अब हमने बोला वो पूरे सेट पर तालियां, फिर वो आती है तो बीच में बाप आ जाते हैं, बोलते नहीं नहीं, तो मायरा बीच में खड़ी हुई है, मायरा खान जो है, और फादर आ जाते हैं और मैं पीछे हूँ, ये ना सादिक है ना ये अमीन है, ये तो ऐसे ही है। इस तरह का सीन था। नदीम बेग साहब हैं और मैंने कहा यार उस्मान जावेद, जबरदस्त तालियां बज चुकी हैं सेट पर आपके लिए यार, सेट पर तालियां बज गई मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है यार, कमाल हो गया। अब तो स्क्रीन पर जब आएगा ना, कुछ ना होते हुए भी कोई ना कोई तो शायद मुझे पिक कर ही ले। और फिर फिल्म आई और वो सीन ही कट चुका था। मैं बहुत कोशिश की थी, मैं अपने दिमाग में खंगाल रही थी ये सीन था। मैंने कहा हाँ लास्ट में कुछ था तो सही, मैंने शायद, मुझे याद नहीं आ रहा बट होगा, उस्मान कह रहे हैं तो होगा, एक लाइन होगी शायद, वो पूरा सुना रहे तो। अब मैंने जब आके देखा, मैंने कहा यार ये क्या है। अब उनका क्लोज शॉट, नदीम साहब क्लोज शॉट, इतना बड़ा क्लोज शॉट से स्टार्ट करते हैं, नहीं हाँ बहुत है, फिर से करेंगे, और उसके बाद हल्की सी झलक आती, उस्मान जावेद खड़ा हो, खत। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट करेंगे। हाउ डू यू डील विद दिस? ये एक नहीं बहुत दफा डिमोटिवेशन ये जो आपकी हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट डिमोटिवेशन, मुझे तो लगता है शायद मैं तो रोना शुरू कर दूं अगर मैं देखूं, और मुझे पहले से वार्निंग भी नहीं दी किसी ने कि भाई आपका हमने रखा था लेकिन आपका सीन नहीं आ रहा। अब आप गए फिल्म देखने थिंकिंग कि आपके तो बहुत अच्छा सीन है और इतनी बड़ी नज़म आपने पढ़ी है तो आपको तो कुछ होगा, वहाँ वेट, और शायद आप 4 दोस्तों को भी ले गए शो मार के और आगे से कुछ है ही नहीं। तो ये आपकी मोटिवेशन पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपके मोरल पे कैसे असर करता है और आप कैसे डील करते हैं? सिर्फ इसी तरीके से कि कोई बात नहीं। कितनी बार कहा कोई बात नहीं? 1000 प्लस शायद। इतनी जगहों पे गया हूँ ऑडिशंस देने के लिए, और हर जगह से यही आया कि कोई बात नहीं। तो पहली अपॉर्चुनिटी झोंक सरकार थी जिसमें मैं जो आपको, आप कहेंगे कि वो अपॉर्चुनिटी उससे पहले आप छोटे-छोटे रोल्स, छोटे जो बेसिक अपॉर्चुनिटी, जो यानी जिसे आप कहेंगे कि हाँ ये एक ऐसा किरदार है जो नोटिसेबल है और जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वर्दी ऑफ परफॉर्मेंस है, लीड कह लें या टाइटल कैरेक्टर। लेकिन यकीन आ रहा था कि वाकई फाइनली मुझे एक इतना अच्छा कैरेक्टर मिल गया है, मैं कर रहा हूँगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था, सच बताऊं, सच बता रहा हूँ, मुझे तो उस वक्त तक पता ही नहीं था जब तक मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं आई कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ा तो रे मेरे तो ये भी सीन है, ये भी सीन है। मुझे तो उस वक्त यकीन ही नहीं आया कि मुझे क्या भला मिल चुकी है। मुझे तो मैं जिद्दी ड्रामा कर रहा था, ओके, और उसके साथ में क्लासिक डांस की परफॉर्मेंस भी तैयार कर रहा हूँ जो कि हैदराबाद में होने वाली है। हमारे उस्ताद गुरुजी हैं मेरे, मोहसिन बाबर खान, वो करवा रहे थे। तो मोहसिन बाबर साहब के साथ मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उस वक्त जिद्दी के सेट पर हूँ। मुझे कॉल आई, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं जिद्दी ड्रामा कर रहा हूँ। ठीक है, ऑडिशन भेज रहा हूँ, तैयार करके भेज दो। मैंने कहा ठीक है सर। अब उसके अंदर एक ऑडिशन था जो कि बहुत ही मुश्किल है। वो मीरल का डायलॉग था, जब वो पकड़ के लेकर आता है ना, वो जो पहला जो लड़का है जिसको पहले जिस पे पीछे कुत्ते छोड़ता है, तो वो उसके साथ सीन था कि वो बोलता है कौन है तुम, बोलता है मुझे नहीं जानता, पुलिस तो मेरी जेब में है, उस तरीके का कुछ सीन था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो मैंने किया। तो अब साथ में शूट चल रही है मेरी, अब मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं इसको ऑडिशन कैसे तैयार करूं। अब मुझे कभी वो बिलावल चुरंगी की तरफ ले जाते हैं शूट करने के लिए, कभी मैं वहां से आता हूँ, कभी मैं मुर्गा पकड़ के कर रहा हूँ, ऑडिशन तैयार कर रहा हूँ, कभी मैं शॉल डाल रहा हूँ, अब मैं बहुत सारे तैयार कर रहा हूँ, सब कुछ मजा ही नहीं आ रहा, और साथ में शूट भी चल रही है। फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार फटाफट आजा, अरसल को मैंने दोस्त बुलाया। अभी वो इस तन्मन नीलो नील में वो लड्डू का कैरेक्टर प्ले करना है, गुड, बहुत ही अच्छा उन्होंने प्ले किया, अमेजिंग आर्टिस्ट है वो भी। तो वो आए मेरे लिए और उन्होंने मेरे साथ मेरी हेल्प की, क्योंकि कैमरा पकड़ के कोई तो पकड़ेगा ना। सही बात है। लेकिन वो भी चले गए वापस, क्योंकि वो भी CSS की तैयारी कर रहे थे उस वक्त, वो पार नहीं कर सके। खैर, तो फिर मैंने एक एडी जा रहा था, फराज नाम था उसका। देखिए मुझे आज भी याद है, मैं अपने साथ जो मेरे बुरे वक्तों में खड़े होते, मैं कभी भी भूलता नहीं उन लोगों को, कभी भी नहीं।
तो फराज आया, फराज ने कहा यार, मैंने कहा यार आपका नाम क्या? उसने कहा फराज। मैंने कहा फराज एक ऑडिशन तैयार करना है, प्लीज हेल्प मी। तो उसने कहा ठीक है उस्मान भाई, चले 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 चले। उसने तैयार किया, उसने बनाई वीडियो और मैंने सेंड कर दिया। अब मुझे जो ऑडिशन मिला था वो सुबह का कोई या दोपहर के 12 या 12:30 हो रहे थे। अब जो टाइम हो चुका है ना, वो बज रहे हैं 7, 7:30 बज रहे हैं और अभी तक ऑडिशन नहीं भेजा मैंने। अब मुझे कॉल आई, ऑडिशन नहीं भेजा अभी तक, क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं भेज रहा हूँ, सर मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। फटाफट भागा। मैंने कहा सर प्लीज, शूट भी चल रही थी। मैंने उस सर को मैंने कहा सर अब मेरा एक सीन अभी प्लीज मत लगवाइएगा, मैं भेज दिया। मैंने कहा सर कैसा लगा ऑडिशन? बेटा अब तो 2 ऑडिशन और जा चुके हैं, तुम्हारा तीसरा ऑडिशन है, अब देखते हैं क्या होता है। ये मुझे कहा कॉल थी? छोड़ो ना क्या। तो मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद मुझे आया कि आपका ऑडिशन सिलेक्ट हो गया, परफेक्ट, गुड टू गो। मैंने कहा चला अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मुझे कहा मार्च की डेट्स खाली है ना तुम्हारी सारी? मैंने कहा मार्च की डेट्स खाली मांग रहे हैं और सारी डेट्स मांग रहे हैं, बोले ओपन रखनी है तुमने। मैंने कहा लगता है लग गई कोई मछली लग गई। बैठा हुआ उस्मान जावेद समंदर में डाल के डोरी, लगता है आज कोई मछली लग गई है, बड़ी मछली लग गई है। अब मुझे नहीं पता था ये मछली नहीं, ये तो डायनासोर लग चुका है मेरे हाथ में। तो मछली, हम तो इंतजार में थे, तो बड़ी मछली लग जी 8 साल के बाद पहली है जी। तो जब देखा और स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू हुआ, मैंने कहा ये तो सारा ड्रामा इसी के ऊपर है भाई। अब आपका जो फर्स्ट जो आपकी एक्साइटमेंट थी वो यहाँ पर खत्म हो रही है कि ये जो बला मिल चुकी है इसको परफॉर्म कर रहे कैसे, टेंशन हो रही है। इतने बड़े डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं और सैफी भाई की बात ये है कि सैफी भाई के साथ आप काम करेंगे ना, सैफी भाई आपको ऑन टोज रखते हैं। यूं आप सेट पर आ गए, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जोक सरकार में सैफी भाई ने अपने बच्चों की तरह रखा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मतलब सैफी भाई को जब मैं देखता था ना धाड़ते हुए, शेर था भाई सेट का वो, शेर जब धाड़ता था हमारे जग जग अल्लाह बचा ले, ये क्या होगा सही है ना। अब मेरी जिद्दी ड्रामा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस तैयार कर रहा हूँ और ऑल आई हैव इज 7 days। सुबह ये चल रहा है काम और रात को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब रात के 2-2 बजे तक मैं कैरेक्टर बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। अब इसमें सबसे मुश्किल चीज है वो है एक्सेंट। सराइकी एक्सेंट कहाँ से पकड़े भाई? हमने तो आज तक जिंदगी में कोई ड्रामा नहीं देखा सराइकी, हमने तो पंजाबी ड्रामे नहीं देखे आज तक, सराइकी कैसे करें? और मुझे तो खुद पंजाबी बोलनी नहीं आती और मैं तो बाय बर्थ कराची का हूं, तो मुझे तो आप कराची वाले समझ लें। क्या करें? YouTube पे सर्च कर लिया, कोई ना मिला, सिर्फ गाने ही मिले सराइकी के अंदर। मैंने कहा गानों वाली एक्टिंग तो कुछ नहीं चलेगी। तो फिर मैं खुद से मैंने एक्सेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने पूरी स्क्रिप्ट सराइकी में तब्दील कर दी इन 7 दिनों के अंदर। और मैंने इन 7 दिनों में इतनी सराइकी बोली कि जब मेरा फर्स्ट डे था, मैंने शुरुआत का डायलॉग 4 लाइनें सराइकी में बोले। कैन यू बिलीव इट? 4 लाइनें मेरी सराइकी में थी। मीरल कड़े किसी दिन अल्लाह इंसाफी नहीं करता, तेकू जान बचावण दा पूरा मौका मिल सी। अब ये जब मैं गया तो थोड़ी देर के बाद आवाज, ये ड्रामा पूरी दुनिया में देखा जाएगा। अबे उर्दू बोल। अब सराइकी किसी को समझ नहीं आनी, पागल लगे। मैंने कहा Oh my goodness। अब मैं इतनी सराइकी में प्रैक्टिस करके आया था, अब मैं बोलूं ठक करके सराइकी आ जाए। अब मैं बोल रहा हूं मेरे मुंह से सराइकी निकल रही है। अब मैंने बोला या अल्लाह, ये मैंने इतनी मेहनत कर ली सराइकी के ऊपर। आपने एक दफा भी पहले सैफी साहब से बात नहीं की थी, उनको नहीं दिखाया? नहीं। मैं मतलब सर आप इतने कॉन्फिडेंट? सर के पास बेसिकली सैफी भाई के पास हुआ ये था कि इसके अंदर, मीरल के अंदर पहले कोई और सिलेक्ट था। अब मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका था सराइकी के अंदर कि मुझे उर्दू बोलने में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई इन 7 दिनों के अंदर। अब इससे अंदाजा लगाएं मैं कितनी रातें मैं जाग रहा हूँगा। कितनी रातें? 7 रातें जो है ना। और अब इसके अंदर एक और भी चीज है, जिस दिन शूट है ना उस दिन कोई फ्लाइट नहीं है आपकी। तो मैंने पहले लाहौर की फ्लाइट करवाई, लाहौर से 6 घंटे की बस पकड़ के मैं पहुंचा। वाओ।
और वो मेरे पास वीडियो में अभी तक पड़ी हुई कि मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कहा सुबह के 6 बज रहे हैं और इस वक्त मैं पहुंचा हूँ भावलपुर और आपसे थोड़ी देर के बाद मुझे तैयार होकर निकलना है। मैंने बनाई वीडियो। बिल्कुल रखें, आगे जाके आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे, आप खुश होंगे आपकी जर्नी का। बट आई जस्ट थिंक इतनी कोई अमेजिंग स्टोरी है माशाल्लाह माशाल्लाह से, जो लोग आपको सुन रहे हैं कि कितनी मेहनत आपने की और कितनी मेहनत दरकार होती है कहीं भी पहुंचने के लिए। डेफिनेटली। लेकिन क्या इसके बाद झोंक सरकार के बाद फिर आसान हो गया सफ़र, या सफ़र आज भी मुश्किल है? इस फील्ड को चुनने का मकसद ही यही है कि हर जो आप किरदार कर लेते हैं उसके बाद जो डिफरेंट किरदार आप स्टार्ट या मिलता है या उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए जर्नी आपको जीरो से करनी पड़ती है। नहीं, लेकिन किरदार बनाना अलग चीज़ है। हाँ, किरदार मिलना क्या आसान हो गया? क्योंकि अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि हाँ, आपको ऑफर्स आने शुरू हो या मिलना शुरू हो गया ऑफर्स, क्योंकि उससे पहले तो आपको मेन रोल पे तो नहीं आ रहे थे, छोटे-छोटे मिल रहे थे। डेफिनेटली। अब तो आपने इतना बड़ा रोल किया, तो उसके बाद सल्तनत आपको उसके बाद मिला है। जी, सल्तनत, बिल्कुल। और फिर अब हम आपको तनमन नीलोनी में भी देख रहे हैं माशाल्लाह, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है आपका। तो मतलब सफर आसान हो गया उसके बाद? बकदरे उसके मुकाबले में बहुत बेहतरी आई अल्हम्दुलिल्लाह। और डेफिनेटली लोग जब जानते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ यार ही कैन डू इट, तो वो लोग भी ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ट्रस्ट की बात होती है सारी। तो अभी आप बाहर जाते हैं तो फैन रिएक्शन कैसा आता है? कोई स्टोरी सुना सकते हैं हमें? कोई लोग मिले, लोगों ने देखा आपको, पहचाना, कुछ कहा? फैन रिएक्शन कुछ इस तरीके का था, इस्लामाबाद की बात है और मैं एक मॉल में घूम रहा था, तो मैं सामने से चलता हुआ जा रहा हूँ, ऐसे तो एक खातून सामने से गुजरी, शी सॉ मी एंड वो अपने हस्बैंड के साथ थी और वो यूं करके गई, तो ना मैंने देख लिया उन्हें, तो मैंने यूं करके देखा, जैसे जब वो बिल्कुल साथ आ गई ना तो शी रिएक्टेड, अरे ये तो वही है, वही जो झोंक सरकार। सो क्योंकि उसके वो ड्रामे के फौरन बाद में चला गया था, नेटफ्लिक्स पे चला गया था, नेटफ्लिक्स के बाद इस्लामाबाद में मेरी वसीम वाली शूट थी सल्तनत की। तो अब उनके हस्बैंड, मैंने भी जब मतलब मुझे आवाज़ दी तो मैंने यूं करके देखा, तो बोलो ना इनको सेल्फी ये करो ना, तो ना वो मैं देख रहा हूँ क्या है यार, तुम मुझे क्यों कर रही हो तुम इस तरीके के ना। फिर भी बेचारे जो हैं बड़े अच्छे इंसान थे, वो आए, उन्होंने बड़े ही अदब से मुझे कहा कि सर बात सुनिए, आप एक्टर हैं क्या? मैंने कहा जी। तो आप वही जो, मैंने कहा जी बिल्कुल सही पहचान लिया आपने। क्योंकि मैं उनकी बात तो सुन चुका था, क्योंकि वो इतना लाउड थी उस वक्त, इतना लाउड उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप सही हैं। तो फिर उन्होंने तस्वीर खींची अपने, ऐसे उनकी वाइफ ने तस्वीर खींची, और फिर ये था मेरा एक फैन रिएक्शन। नहीं, आई थिंक अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं आपको, तो आपको लगता है कि हाँ हमारा काम देखा जा रहा है और रिकग्नाइज किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट। आपको लगता है उस्मान के हमारे आसपास की जो रिलेशनशिप्स होती हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं ज़िंदगी में, वो हमारे ख़यालात को अफेक्ट करती हैं? जिस तरीके से हम मोहब्बत, ज़िंदगी या एम्बिशन के बारे में सोचते हैं, वो इम्पैक्ट करती हैं? और क्या आपके ऊपर हुआ इस तरह का कुछ इम्पैक्ट जो अपने आसपास आपने देखा? देखिए, नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं आपके सोचने और समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है। ठीक। और एज एन आर्टिस्ट आपका काम ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, तो मैं जब भी मुझे नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब मिलती है किसी से, तो मैं बहुत दूर हो जाता हूँ। लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको आसपास अपने दादा दादी नजर आएंगे, आपको अपने माँ बाप नजर आएंगे, आपको दोस्त नजर आएंगे, दोस्त के माँ बाप, आपका टीचर, इस तरह की छोटी मोटी इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपका हिस्सा होते हैं आपकी ज़िंदगी का, वो किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करते हैं? एक दोस्त की रिलेशनशिप में उसकी बात कर रही थी। हमारी फैमिली के अंदर जो मेरी जो आइडियल रहे वो है मेरे मामू। ओके। वो मर्चेंट नेवी पे कैप्टन है शिप पे। तो मैंने उन्हें देखा कि वो जब भी किसी की मदद करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि उसको पता भी नहीं, मतलब मैं एक दफा खड़ा हुआ था तो मैंने अपने मामू को देखा, वो गए, पैसे उनके हाथ में, उन्होंने ऐसे किया, सलाम किया और यार ठीक है सब खैर है। अब मैंने देख लिया, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं देखूं। इस तरह की चीजें डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा आपको ग्रो करने में, दोस्त और आपके दोस्त बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। और मैंने एक दफा कहा है भी, मैं मतलब कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि कुछ ही दोस्त यार ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत दूर तक चलते हैं आपके। बिल्कुल सही बात है। वरना बहुत सारे लोग तो बस सिर्फ वक्त ही होते हैं, वक्त के बाद गुजर जाते हैं। तो दोस्ती यारी के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो मैंने सीखा है। दोस्ती यारी पे टाइम वेस्ट ना करें, उन दोस्ती यारी पे जिनका कोई आगे कोई नहीं है। आपका जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो गया ना, वही आपका सच्चा दोस्त है। तो यही मैंने सीखा है। और डेफिनेटली मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं आप? मोहब्बत के बारे में किस चीज़ ने आपके
जहन में जो ख्यालात हैं उनको इम्पैक्ट किया? आपके अम्मी अबू की रिलेशनशिप, ड्रामों ने, फिल्मों ने, किताबों ने? एक तो मोहब्बत होती है जो आप अपने वालिदैन से करते हैं, एक मोहब्बत होती है जो आप किसी लवर से करते हैं, और एक मोहब्बत होती है जो आप अल्लाह से करते हैं। वो डिवाइन है। माँ बाप की मोहब्बत के अंदर आपकी सारी चीज़ें मैं तो देखें, मैं तो अपनी माँ मोहब्बत के अंदर अगर मैं डिवाइड कर सेक्शन करता हूँ तो मेरी माँ है सबसे ऊपर, फिर मेरे वालिद साहब हैं, और फिर अगर कोई और अलाय करता है तो फिर उसके नीचे हैं। ठीक। तो यही है मेरी। और मोहब्बत के अंदर क्या, आप कहने का मतलब मैंने क्या सीखा, क्या क्या था, मतलब समझ नहीं आई कि मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मोहब्बत अगर मैं आपको वो करूँ कि रिलेशनशिप वाली मोहब्बत में, ये मैं बताऊँ, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं किसी से तो देन फिर आप ये नहीं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करें फिर आप कि मैंने अब आपसे मोहब्बत कर ली तो अब ये मेरी फरमाइश है। फरमाइश ये नहीं, चीज़ों वाली फरमाइश नहीं। मतलब ये कि अब आपने मोहब्बत कर ली है तो अब आप उसके सच के साथ भी खड़े हो जाएं, उसके पास्ट के साथ भी खड़े हो जाएं, उसके प्रेजेंट के साथ भी खड़े हो जाएं। ये नहीं कि अब आप चूंकि आ गए हैं जिंदगी में तो अब आप उसके प्रेजेंट के अंदर आप तब्दीलियां करना स्टार्ट करवाएं, क्योंकि चूंकि आप आ चुके हैं। तो ये मैं पसंद नहीं करता। आपने मोहब्बत की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है, लेकिन अब आप मुझे फरमाइशी प्रोग्राम ना करें मेरे साथ, प्लीज, खुदा का वास्ता है। तो आप भी नहीं करेंगे ना फरमाइशी प्रोग्राम? नहीं, मैं भी नहीं करूँ, कभी भी नहीं। बट ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने, ये बहुत खूबसूरत बात की आपने कि उसके पास्ट के साथ, उसके सच के साथ आप खड़े हो जाएं। बिल्कुल, ये तो बहुत मुझे लाइक आई थिंक इतनी पोएटिक बात भी है। सीन ये है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना तो आप अपने हाथ कटवा रहे हैं। हाथ कटवा रहे? इसका मतलब ये है कि जब आप मोहब्बत करते हैं ना किसी से, अब लेट्स से कि वो एक ऐसा शख्स है जो कि स्ट्रगलर है, उसकी अपने एम्बिशंस हैं, वो जिंदगी में एक ऐसा बड़ा इंसान बनना चाहता है जिसके अंदर वो खुशी महसूस करता है वहां तक पहुंचने में। आप प्यार कर लेते हैं और अब आप कहते हैं एम्बिशन छोड़ दो। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं अपनी जात की बात करूं, मैं अदाकारी के बीच में कोई आए, सीरियसली कोई आए, विकेट उड़ा दूंगा उसकी। सीरियसली मतलब मेरा शोबा, मेरी इबादत, मेरी सब चीज, मेरी जिंदगी जो है ना, मेरी अदाकारी है। अगर कोई आके मुझे कहता है ना उस्मान जावेद आप एक्टिंग छोड़ दें, मैं कहूंगा थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। और मैं बिल्कुल सीधा हूँ, फॉरवर्ड। मोहब्बत हुई है अभी तक आपको? मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हो कि मुझे लग रहा है अगर आप, बट ना कहना आसान होता है अदाकारी को, ना मतलब इस चीज को ना कहना कि नहीं मैं तो अदाकारी चूज कर रहा हूँ, मुझे जैसे शख्स के लिए आसान है। तो मुझे लगता है आपको मोहब्बत नहीं हुई अभी तक। मुझे एक दफा मोहब्बत हुई और जब वो मोहब्बत हुई होगी ना तो फिर आप अदाकारी को, उस वक्त अदाकार नहीं थे, सोच भी सकते हैं अदाकारी को छोड़ने का जब मोहब्बत होगी तो। मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी में एक ही दफा मोहब्बत हुई और एक ही लड़की से हुई, और अब वो किसी और की बीवी बन चुकी है। चले, अल्लाह उनके लिए बेहतरी करे, अल्लाह आपको उससे ज्यादा बेहतर अता फरमाए। तो जो दुखी दिल वाले सुन रहे हैं आपसे, जिनका दिल टूटा हुआ है, उनको क्या बोलेंगे जब दिल टूट जाए तो किस तरह खड़े हों, क्या करना चाहिए? क्या प्यार में ही दिल टूटने की बात कर रहे हैं उस्मान? अभी हम ऑडिशन की बात जा चुकी है, वो नहीं, मेरा मकसद ये होता है ना कि अगर ब्रोकन बहुत सारी चीजों पे होते हैं, किसी की जॉब छूट जाती है। नहीं, मैं तो मोहब्बत से रिलेटेड बात कर रही हूँ। वो जॉब वाली आई थिंक हमने पहले दे दी इंस्पिरेशन लोगों को, अब मोहब्बत पे दिल टूटने पे इंस्पिरेशन दे दें। अगर किसी का दिल टूटता है मोहब्बत में तो वो फिर से एक दफा मोहब्बत करे और फिर तोड़वाए अपना दिल। ये तो आपने पाकिस्तानी ड्रामा वाला बड़ा चीजी डायलॉग बोला। अब सही बताए ना, क्या 2-3 चीजें जो आपने काम में बिजी कर लिया, अल्लाह पे ज्यादा भरोसा कर लिया, मतलब ऐसी कोई चीजें मुझे लगता होगी कोई ना कोई। आप इतना अच्छा बोलते हैं हर चीज पे, आप कहानी को लाके एक मेन पॉइंट पे आप जो एंडिंग करते हैं, तो मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि आपके पास इस पे भी कोई अच्छी सी बात नहीं हो। प्यार में अगर आपका दिल टूट चुका है, अब उस्मान ने कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने प्रेशर डाल दिया। कुछ बनाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं वही हूँ जो बिल्कुल जो सच मेरे दिल से सभी सच निकलता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार करना है। सिर्फ वक्त ही है जो चीज है जो आपको इस चीज से निकालेगा। और जब मेरे साथ हुआ तो आई वाज सो बिजी इन थिंग्स के मुझे शायद उस तरीके से इस पर पछतावा ही ना हुआ, क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी, देखिए आजकल के जो लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं उनको मैं एक चीज बता दूं कि प्यार ना बहुत डिफरेंट है रियलिटी से। आप प्यार करते हैं, आप अपने स्वीट 2 आवर्स देते हैं उस शख्स को जिससे आप प्यार करते हैं,
आपकी रियलिटी बेस कुछ और है और उनकी रियलिटी बेस कुछ और है। एट द टाइम व्हेन 24 आवर्स के लिए आप दोनों साथ आ जाते हैं तो आप दोनों को पता चलता है कि ओ भाईजान, वेट अ मिनट, ये तो कोई और ही शख्स है, यहां पर खिड़की खुलती है आप दोनों की। आप एक दूसरे को कितना प्यार करेंगे, अब आपको रहना है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्यार व्यार, मैं इन चीजों से ना बहुत ही आगे आ गया हूँ, सच बता रहा हूँ। और मैं अपने सिर्फ शौक से प्यार करता हूँ। मेरा जो शौक है वो है अदाकारी, और मैं अपनी अदाकारी से इतना प्यार करता हूँ कि अब ये बहुत ही छोटी चीजें लगती हैं। मैं अपने पास देखता हूँ तो क्या यार, क्या करता रहा हूँ मैं यार, छी छी, वो सोचते हैं ना आजकल भी, छी। So yes, this the thing. Even though उस्मान कह रहे हैं कि अब वो प्यार करने में इंटरेस्टेड नहीं है। Oh God, मैं हूँ। मैं हूँ, लेकिन अभी आपने कहा है, मतलब so you can't blame me. उसकी अब मैंने प्रायोरिटी चेंज कर दी है। अगर मेरी लाइफ के अंदर मेरे सबसे आपने मुझे इतना क्लासिक मोमेंट दिया जब मैंने बोला ना उस्मान ने कहा नहीं मैं हूँ। तो चले, अगर कभी प्यार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरी सिंफ में इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या 2-3 चीजें जो आपको इंटरेस्टेड लगती हैं या आपको अट्रैक्ट करती हैं या आपको अच्छी लगती हैं? मेरी हाँ में हाँ मिलाना। अब पहली बार जब आप किसी से मिलेंगे तो हाँ में हाँ तो नहीं एकदम से, पहली बार ही शायद एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। ये तो अच्छा, मैं ये जोक था, ये जोक था, जोक्स अपार्ट। क्या 2-3 चीजें जो लड़कियों में देख के आप इम्प्रेस हो सकते हैं? ट्रस्ट ऑन मी। अरे वो पहली बार आपसे मिल रही है, ट्रस्ट कहाँ करेगी? यही तो मैं बोल रहा हूँ, कैसे? पहली बार में ट्रस्ट कैसे? कि she believes on me, कैसे पहली बार she believes in me के मतलब देखिए, मैं इसको फिर से पहली बार मिल रही है आपसे। हाँ, मैं इसको फिर से बताता हूँ कि अगर मुझसे कोई मिल रहा है तो मैंने आपको बताया ना, मैंने क्राइटेरिया अब इतना सख्त कर दिया अपना कि अगर कोई मुझसे मिलता है तो मेरा मतलब था कि उसकी आपको लग सकता है कि हाँ वो अच्छा बोलती है, ड्रेसअप अच्छा हो रही है, इंटेलिजेंट है, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन करती है, किताबी बातें करती है, या उसने पोइट्री पढ़ी हुई है, इस तरह की कुछ चीजें आपको अट्रैक्ट कर जाएंगी या नहीं? ट्रस्ट कैसे कर सकती है? नहीं करेगी ये चीज, मुझे कभी भी नहीं करती। मुझे हाँ वक्ती तौर पे बोलूंगा अच्छा करते हैं, तो फिर वो ट्रस्ट कैसे दिखाए कि वो ट्रस्ट करती है आप पे? मैं अगर किसी लड़की से मिलूं, अगर किसी लड़की से अगर मिलूं तो ऐसा नहीं होता कि मैं फर्स्ट टाइम ही उसने आज मैसेज किया तो कल हम मिल लिए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, डेफिनेटली अगर वो कोई ऐसी अगर कभी मुलाकात हो जाती है तो उसमें सबसे बेसिक चीज ये होती है कि यार मुझ पे भरोसा है इसका कितना है, मतलब मेरी बात पे कितना ट्रस्ट करती है, मेरे लिए क्या चीज है जो, देखिए मेरे लिए ना जो सबसे वैल्यू जो चीज करती हुई है कि सामने वाला शख्स आपके लिए आपकी कितनी चीज़ों को इग्नोर कर सकता है, आपकी कितनी गलतियों को इग्नोर कर सकता है, उसके अंदर कितना मादा है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर आपकी ज़िंदगी की गुंजाइश बना सके। क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जो अपनी ज़िंदगी की अक्स देखना चाहता हूँ किसी की ज़िंदगी में। अभी मतलब आप मोहब्बत बहुत शिद्दत से करेंगे? बहुत शिद्दत से मैं करता हूँ, और मेरा स्टार ही कैंसेरियन है। लेकिन उस शिद्दत को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं फिर? मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, डेफिनेटली एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और मैंने अभी आपसे कहा आपको ओवरवेलमिंग और क्लिंगी तो नहीं लगेगी? नहीं, ये चीज तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है कि जितनी इंपॉर्टेंस मतलब मुझे। लेकिन फिर जब इतनी शिद्दत से कोई मोहब्बत कर रहा होगा तो फिर वो कह भी सकता है कि एक्टिंग के 4 नहीं 3 प्रोजेक्ट्स लो या 2 प्रोजेक्ट्स लो सिर्फ। नहीं, उसके ऊपर मैं यही तो बोल रहा, मैंने यही तो कहा। फिर क्या? अभी तो ये कहा कि इग्नोरेंस उसके अंदर कितनी है मेरे लिए, क्यों इग्नोर कितना कर सकता है कि इस चीज को, यार ठीक है यार काम कर रहा है ना कोई बात नहीं। मैंने ये सबसे पहली चीज कही कि इग्नोरेंस उसके अंदर कितनी है, मेरी गलतियों को कितना इग्नोर कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बात को लेके पकड़ के बैठ जाए पूरी जिंदगी। अब मेरे दोस्त हैं, अब वो बेचारे मनाने में उनकी आधी जिंदगी गुजर रही है जी। हर वक्त लड़के क्यों बेचारे होते हैं? लड़के बेचारे होते हैं। ऐसा क्या किया कि मनाना पड़ गया? हर वक्त लड़का बेचारा है, जिस फील्ड में देखें बेचारा लड़का है, पिस रहा है लड़का। क्यों पिस रहा है? हर जगह मर्द पिस रहा है, देखिए ना, बेचारा जाता है बाहर दुनिया में पिस के आता है, घर में आता है पिस रहा है, कोई बीवी से पिस रहा है, कोई माँ से पिस रहा है, कोई दोनों के दरमियान पिस रहा है, ठीक है। कोई अगर माँ से नहीं पिस रहा, बीवी से भी नहीं, अगर किसी की बीवी नहीं है तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड से पिस रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसने सिर्फ 12 बजे रात को हैप्पी बर्थडे टू यू क्यों नहीं कहा। तो क्यों नहीं कहा भाई? नहीं कहा, इंसान है, भूल जाता है। क्यों नहीं कहा भाई? कैसे भूल गए? मैं इंसान हूं, मैं भूल गया हूं। आप भूले थे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं क्या? हैप्पी बर्थडे पूरा केक सजा के बैठे। मेरा केक तुमने खराब कर दिया। भाई क्यों खराब हुआ? कल तो पूरा दिन है तो। टिडिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू, रोबोट आ गया जी।
रोबोट आ चुका है मार्केट में। अभी हर मर्द जो प्यार कर लेता है वो एक रोबोट है। उसकी जिंदगी का एक दिन ऐसा है जिसने उसे रोबोट गुजारना है, रोबोट बनके। तो मैं उनके लिए अफसोस करता हूँ। ये होते हैं डबल स्टैंडर्ड्स मर्दों के। नहीं, मैं मुझसे नहीं होती ये चीजें। मोहब्बत शिद्दत में चाहिए, लेकिन वही शिद्दत जब इस बात में ट्रांसलेट हो कि रात को 12 बजे हैप्पी बर्थडे बोलो तो आप रोबोट बन गए। वाह 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 वाह, नाइस नाइस नाइस। नहीं आप मर्दों को करें तो मैं भी औरतों को डिफेंड करूं। नहीं, मर्द बेचारा मजलूम है और ये 110% इस पे लिखा हुआ है। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और मैं खुद फेमिनिस्ट हूँ और मैं औरतों के हक के लिए बात करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, और मुझे मतलब अगर कोई कहेगा ना फेमिनिस्ट आप हैं, तो मैं सबसे आगे मैं खड़ा हो जाऊँ। ठीक है, क्योंकि मैं औरतों के हकूक के लिए और उनके लिए, उनके दुख दर्द के लिए मैं साथ खड़ा होना चाहता हूँ, मैं उनके लिए बात करना चाहता हूँ। लेकिन बेचारे जो 1% जो बेचारे मर्द हैं, मैं उनके लिए भी साथ खड़ा होना चाहता हूँ। ठीक है ना, कि हर बार जो एक ईविल फेस दिखाया जाता है एक मर्द का। मैं एक जगह पर बैठा हुआ था और वहां पर बहुत सारी इस तरह की बातें शुरू हो गई कि मर्द ऐसा है, वो देखा नहीं, तेजाब फेंक दिया गांव के अंदर। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, लेकिन ये वो बात है जो हजारों में एक दफा होती है, या लाखों के हुजूम में एक बंदा ऐसा होगा जो फेंक देगा, ऑनर किलिंग हो गई। मैंने कहा इसके खिलाफ सख्त से सख्त स्टेप उठाने चाहिए और इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए ऐसे मर्दों को। मैं सबसे आगे हूँ, अगर कोई मुझे बुलाएगा ना, मैं सबसे आगे हूँ इनमें। लेकिन मैंने कहा ये तो वो लोग हैं ना जो हैं, लेकिन वो बेचारा मर्द कहाँ है? वो जो बेचारा जिसकी हर घर की ये स्टोरी है, घर में आता है, तो आप नोट कर लें, किसी ना किसी के खानदान में एक औरत ऐसी होगी जो जिंदगी अजाब कर रही है। अब वो उसकी बीवी की शक्ल में हो सकती है, उसकी माँ की शक्ल में हो सकती है, वो घर की सास हो सकती है, या वो नहीं हुई तो मतलब कोई एक औरत होगी जो जिंदगी ट्रबल कर देगी, या तो उस कपल की कर देगी ट्रबल कर देगी। ठीक है, कोई एक ना एक औरत है और ये हर खानदान में। आप सिर्फ देखने वाला होना चाहिए, आपके पास वो आंख होनी चाहिए जो देख सके। और मैंने जितने भी देखा, मैंने बोला हाँ यार ये तो राइट है, ये तो हर खानदान में एक ऐसी है। तो मैंने कह दिया उनके सामने, मैंने कहा आप उन मर्दों के बारे में क्या कहेंगे जो बेचारे बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं, घर में आते हैं और वहां पे ट्रबल उनके लिए खड़ा होता है, बस दरवाजा खोले ओके ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। बेचारे को यही होता है, मैं यार प्लीज जा रहा हूँ वापस। यकीन माने वो उठ के चली गई, वहां से उठ के चली गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो क्या 2-3 चीजें आपको लगता है जो मर्दों की हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को या उनके इश्यूज को हम इंपॉर्टेंस ही नहीं देते जितना देना चाहिए? सबसे ज्यादा चीज ये है कि एक मर्द, और ये इसमें बहुत सारी खवातीन भी शामिल हैं, जब उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, या घर का बड़ा जो मर्द होता है, या जो घर का जो सरबराह होता है, वो अपनी खुशियों को साइड में रखता है, अपनी जिंदगी को साइड में रखता है और उनकी खुशियों में लग जाता है जिनकी उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो जो सरबराह हैं घर के, तो जो उनकी टेक केयर करते हैं, उनके लिए सबसे एक बड़ी एडवाइस ये है कि आप उनकी खुशियों के अंदर ना उनकी खुशियां ढूंढने किधर है, ठीक है, और वो मोमेंट्स क्रिएट किए जाएं। ठीक है, मर्दों के लिए वो मोमेंट्स क्रिएट किए जाएं, ना कि ये कि आप इंतजार करें कि कुछ होगा तो मैं करूं। थोड़ी सी एफर्ट आपको भी दिखानी चाहिए। लेकिन आपको तो 12 बजे हैप्पी बर्थडे नहीं चाहिए ना? यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए तो हैप्पी बर्थडे करो। सॉरी, आई जस्ट कुडंट कंट्रोल। इतनी सीरियस बात हो रही थी, लेकिन आपको तो नहीं चाहिए। फिर आप खुद रोबोट नहीं बनना चाहते, बट आप चाहते हैं दूसरा रोबोट बन जाए। नहीं देखें, रोबोट बनना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है, बन जाते हैं रोबोट, बन जाते हैं। मैं मजाक कर रही थी। लेट्स गो बैक टू द सीरियस टॉपिक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड आई थिंक इतनी अच्छी आपने बात बोली है कि एंड आई एग्री विद यू। मर्द क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो हम भी उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं यार सही होगा, तो हम उसकी बहुत सी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते। ये तो मर्द है ना, वो अपना ख्याल नहीं रखते, तो हम भी नहीं करते। मर्द है, इसका तो काम है ना। तो तुम्हारा तो काम है। क्या फर्क पड़ता है, उसने नए कपड़े नहीं खरीदे ईद पे, या अपने लिए टाइम नहीं निकाला। मैं लेट्स से कि ये चीजें तो बहुत आगे चली गई ना। एक शख्स है कि जिसके पास पैसे ही नहीं है ईद पे कपड़े खरीदे, इवेंट पे कोई कपड़े खरीदे, वो बेचारा वही कपड़े लेके, अब उसी के अंदर कोई क्रिएट कर दो ना यार, उसके लिए कोई घर में खुशी आया बेचारा, घर में एक प्लेजेंट माहौल दे दो ना उसको। तन मन नीलो नील कैसा आया आपके पास? जी सैफी भाई की तरफ से ऑफर हुआ था ये प्ले, और सैफी भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और ये नहीं कि कोई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि सैफी भाई के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो इसीलिए नहीं, ये मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि सैफी भाई के जो एक्सपीरियंस है ना,
उनका 20+ years एक्सपीरियंस सिर्फ थिएटर का है, कैन यू बिलीव इट? सो जब एक बंदा आपके पास इतनी दुनिया देख कर आया हुआ हो और जब इसके बाद इतना सारा एक्सपीरियंस होता है ना, तो फिर वो सब एक्सपीरियंस आपको दे देता है ऐसे करके। तो जिस तरीके सर जिया ने हमें दिया, सर सुनील ने हमें दिया एक्सपीरियंस अपना, तो सैफी भाई को मैं डायरेक्टर कम सेट पर मैं एक उस्ताद की तरीके से ज्यादा लेता हूँ। अगर वो डांट भी देते हैं, इस सेट पर मुझे फर्स्ट टाइम मुझे उनकी तरफ से डांट पड़ी डांट पड़ी बिल्कुल पड़ी। क्या किया आपने? पहले एपिसोड का सीन है, मैं देखता हूँ क्या शीशे के अंदर मैंने देखना था, वो बाहर सीन हो रहा है कि वो राबी और सोनू जो है बाइक से जाते हैं, तो सैफी भाई ने कहा कि आएंगे देखना है तो तुमने देखना है उनको। मैंने कहा ठीक है, मैंने शीशे में देखा, अच्छा मेरा दिल कर रहा है कि मतलब एज अ कॉमन ऐसा रिएक्शन आता है कि मतलब आप देख के यूं करके मुड़ते हैं, आप देखते हैं यार ये क्या मेरी कजन, मतलब एक रिएक्शन आता है। तो मेरे दिल में था कि मैं मुड़ूं ऐसे करके ना, लेकिन मैंने कहा यार सैफी भाई ने कह दिया तो चलो सैफी भाई को। तो जब वो गुजर गए तो मैंने यूं करके देखा और बस मैंने यूं क्या कर रहे, अरे उस्मान यहाँ पे देखो, इधर देखो, इस तरीके से ना। मैंने कहा ठीक है सही है, मैंने तो सैफी भाई ठीक है। तो सैफी भाई मतलब ये मेरी डांट थी, ये सैफी भाई की तरफ डांट पड़ी, तो बहुत ही मिनी सी डांट थी आपको, मतलब ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब अगर उस आगे एक डायरेक्टर से डांट पड़ना, हाँ मतलब मैं इस चीज के लिए, क्योंकि मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड जाता हूँ, मैं कभी भी सेट पर ऐसे नहीं जाता हूँ कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश होती है कि मैं सेट पर जा रहा हूँ तो मुझे पूरे सीन्स याद हो जो आज के पूरे दिन के हैं। अब जैसे मैं झोंक सरकार पे गया था, तो उसके अंदर मेरी इन चीज़ों को मैं ट्रॉफी के तौर पे भी लेता हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग सबको। तो ये मेरे लिए कुछ ट्रॉफीज हैं। एक तो ट्रॉफी होती है ना, अवार्ड मिल गया, ये चीज, ये मेरे लिए शायद इतनी मायने करती, लेकिन ये जो ट्रॉफीज है ना, ये मेरे लिए इतनी मायने करती हैं कि एक ट्रॉफी झोंक सरकार पे मेरे पास ये है कि मैं उस सेट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाला जो वन गो में किया, एज एन एक्टर की बात कर रहा हूँ। हमने 27 आवर्स नॉन स्टॉप शूट की थी। 27 आवर्स नॉन स्टॉप शूट की थी और हालत खराब हो चुकी थी हमारी। और ये मेरा लास्ट डे था जो भावलपुर में शूट हुआ था, लास्ट डे था। और साहिब ने बोला हाँ करेगा, मैंने कहा साहिब भाई इंशाल्लाह स्टार्ट करें। और साहिब भाई ने किया, और साहिब भाई मुझे इस पे शाबाशी भी देते हैं मुझे इस बात पर। और फिर वो सीन जो मेरे फेवरेट सीन्स में से कुछ एक सीन है, उसके लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी कि वो यकीन माने मुझे अपने डायलॉग तो छोड़े, मुझे सामने वाले के डायलॉग भी याद है झोंक सरकार के। जब वो मैं निकलता हूँ ना 5वीं 6ठी एपिसोड के स्टार्ट में, जब मैं गाता हूँ जी से, जब एएसपी से पहला मुलाकात होती है, मेरे लपड़े इलाके में तुझे खुशामदीद कहता है डीएसपी, बोलता है एएसपी हो डीएसपी क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ी सी अंग्रेजी थे आगे पीछे हुई है ना। चलिए हम तन्मन नीलो नील पे आते हैं। कामी का कैरेक्टर इज वन ऑफ द डिफिकल्ट कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। और मुझे अच्छा भी यही लगता है कि सबसे डिफिकल्ट चीज़ों को मैं प्ले करूं। मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस, जो शहर के साथ भी रोल था और वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन जो हमने आपका देखा था। सल्तनत मैंने नहीं देखा तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन 100% झोंक सरकार मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस। उसके बाद भी वो जो सीन है जो सलीम मिराज और पुलिस वाले के साथ है, वो भी बड़ा जबरदस्त था। वो जो शर्मिंदगी है ना कामी की, और वो जो नीचे झुकता है, और उससे पहले वो जब उसको धमकियां देता है, so you did a great job, माशाल्लाह से। But you are a great actor, that's for sure. Thank you so much। बस अल्लाह की देन है, अपना तो कोई कमाल नहीं। जब भी सोचता हूँ, आप यकीन माने, जब भी कुछ होता है तो यार मुझे अदाकारी आती है, मैं सवाल करता हूँ अपने आप से, तो यार मुझे तो अदाकारी आती नहीं है। नहीं आपको आती है अदाकारी कैसे करें यार, कैसे सीखे, कैसे सीखे कैसे अदाकारी। मैं अभी भी इस सवाल में हूँ, मुब्तला हूँ कि यार ये अदाकारी सीखनी कैसे। आई थिंक कांस्टेंट जर्नी होता है, कांस्टेंट जर्नी। और सहर के साथ काम करना कैसा था? उसके साथ आपके काफी सीन है। बहुत अच्छी सहर, हाँ वेरी गुड, शी इज सो स्वीट एंड, और आपको फील ही नहीं कराती है, वो आपको फील ही नहीं होने देती कि मैं कोई एक्ट्रेस बन चुकी हूँ और मैं कोई हीरोइन हूँ ड्रामे की। वो आपके साथ ऐसे हंसी मजाक करेगी और आपको पता ही नहीं लगने देगी कि मैं हीरोइन भी हूँ। और चूंकि कुछ सेट्स पे ऐसा हुआ है मेरे साथ कि वो आना, और जो लीड एक्टर्स अक्सर ऐसे कर देते हैं कि वो आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते, वो जाएंगे अपने दूसरे रूम्स में जाएंगे, और वहां पर उनकी एक वो होती है कि यार हम सुपरस्टार हैं, एक सुपरस्टार है। तो शुजा के साथ भी सीन्स हैं आपके? शुजा के साथ भी सीन है। अच्छा है, मेरा एक वाहिद कैरेक्टर ऐसा है जिसके हर किसी के साथ सीन है, हर किसी का एक ट्रैक है जो किसी एक मखसूस के बीच में चल रहा है, लेकिन कामी का एक वाहिद ऐसा है जो पूरे ड्रामे के अंदर आपको हर जगह पर मिलेगा। तो कामी के लिए कोई आपकी इंस्पिरेशन थी? कैसे क्रिएट किया कामी को आपने? जब कामी मुझे ऑफर हुआ तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि यार ट्रिकी कैरेक्टर है,
बहुत ट्रिकी है और घर में कुछ और ही है या बाहर कुछ और है, बाहर कुछ और ही है, बाहर बिल्कुल विद इन ड्रामा दो उसके फेसेस स्विच है ना। है। अब वसीम वाले कैरेक्टर के अंदर जो मैं स्विच करता था वो इस तरह स्विच थी, एक ड्रामा एक आधा सेक्शन एक ही कैरेक्टर के अंदर जर्नी थी और आधे सेक्शन के बाद एक आधे दूसरे कैरेक्टर में जर्नी थी, तो उसके अंदर जो स्विचिंग थी वो आधे ड्रामे के बाद। लेकिन इस ड्रामे के अंदर स्विचिंग है ऐसी कि वो घर के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, ठीक है। और फिर घर में जाता है, वो घर में अपनी माँ से पिटता भी, आपने देखा होगा, उसने बाल खींचे अपनी, आपकी उसकी कामी की जो वालिदा, देखा होगा, प्रोमो देखा होगा, उसके अंदर बाल खींच रही है, ठीक है ना। तो वो घर के अंदर है, वो माँ बाप के सामने कहीं हो जाता है कि यार आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, क्यों करते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो वो चीजें उसके अंदर हैं। लेकिन वो जैसी राबी आती है उसके साथ बड़ा पोलाइट है, स्वीट है, राबी के सामने तो कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, वो और वो राबी को कहीं जेन्युइनली वो प्यार भी करता है, उसको चाहता है, वो नहीं, आई थिंक जेन्युइन है प्यार तो उसका जेन्युइन है। हाँ। मुझे इसी तरीके से जब मुझे कहा, मुझे कुछ बताया गया आगे, कुछ किसी ने कह दिया, ये पता नहीं कौन था, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी शख्स ने कहा था, ये डायरेक्टर साहब ने नहीं, किसी और ने मुझे कहा कि यार नहीं, कामी का जो है ना, ये इस तरह का प्यार है कि ये दौलत घसीटने के चक्कर में नहीं, कामी बिल्कुल उसको ओन करता है, राबी को ओन करता है, उसको अपनी मिल्कियत समझता है। यहाँ पे गलती है, यहाँ पे उसकी गलती है, वो अपनी मिल्कियत समझना शुरू कर देता है। But that's how Kami's character is. मैं कामी से ये एक्सपेक्ट करूंगी, उसका कैरेक्टर जिस तरीके का है, मैं उससे यही एक्सपेक्ट करूंगी। वो करता है, वो ओन करता है, उसको बोलते हैं कि यार ये तो मेरी है। और मुझे लगता है कामी के कैरेक्टर में ना बड़े डिफरेंट उसके हिस्से हैं, जो अभी सलीम महराज के कैरेक्टर ने उसके साथ किया है, मुझे लगता है उसके दिल पे जाके कहीं लगी है, जो उसने छोड़ना नहीं है, देखती जाए, छोड़ना नहीं है उसको, मुझे लगता है। और मुझे इसीलिए ना राबी के लिए डर लगता है, क्योंकि राबी अभी तो उसको चकमा देके निकल गई कि कल नहीं बाजार जाएंगे, परसों जाएंगे, लेकिन जब उसको राबी और सोनू का पता चलेगा, वो तो देखती जाए क्या होता। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है राइट टाइम। मुझे पहली एपिसोड देखे बहुत मजा आया। इस वक्त राइट नाउ ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जितने भी चैनल्स पे चल रहा है ना, वन ऑफ द, अगर किसी चैनल का एक टॉप पे है ना, तो ये टॉप का प्ले है हम टीवी का। So what is the main theme? इस पे थीम क्या है? टॉलरेंस ही करेंगे या कुछ और भी चीजें? अभी इसकी जैसे देखें, बेसिक जो दो ड्रामे थे उसकी लास्ट सीरीज के मॉब वायलेंस के ऊपर है। ओके, मॉब वायलेंस इज द बेसिक थीम। ठीक है, सही है। आप कोई और स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, साइन कर रहे हैं? मेरा एक और स्क्रिप्ट है मिला हुआ, मैं उसमें हीरो प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, वो कब आ रहा है? वो या अभी आप शूट कर रहे हैं? अभी तो शूट स्टार्ट होने जा रही है, उसकी जनवरी से स्टार्ट है शूट। अच्छा, और कुछ बता सकते हैं उसके बारे में या अभी नहीं? स्वीट लव हुआ है। नहीं, मतलब किधर आएगा, किसके साथ? हम टीवी पे ही आएगा। और आपके साथ कौन है कास्ट में? कास्ट में अभी तक नाम किसी का फाइनल नहीं हुआ। एक एक्ट्रेस फाइनल हुई थी फिर उनका नाम ना आ सका। सुकैना से भी बातचीत चल रही है, लेकिन सुकैना का दूसरा किरदार है, लेकिन सुकैना के पास डेट्स फाइनल नहीं हो पा रही। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर को नए डायरेक्टर हैं। अच्छा, नए डायरेक्टर हैं। मैंने सुना आप गाते भी हैं। नहीं, मैं अब हमें क्या सुना रहे हैं? सराइकी में सुना दें? नहीं, सराइकी मुझे इतनी नहीं आती। तो फिर उर्दू आती। में सुना दें, गुनगुना दें। क्या गुनगुना रहे हैं? दूर से कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना। बस यही है। आई लाइक इट। आपने अपना ट्विस्ट डाला थोड़ा सा उसमें। उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के हमारे पास आने का और अपना जर्नी शेयर करने का। आई थिंक माशाल्लाह से आपके पास इतनी कहानियां हैं और आपके पास इतना कुछ है शेयर करने का कि वो एक सिटिंग में तो हम नहीं कवर कर सके। ये 110% बात सही कर रही हैं। बिल्कुल नहीं कर सके। सो इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका होगा हम दोबारा बैठेंगे और भी डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त मैं चाहती थी कि ऑडियंस से एक इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। आई एम श्योर आपके फैंस भी आपके बारे में सुनना चाहते होंगे। एंड तलमन नीलोली बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे ये लगा सही टाइम है कि आपसे हम एक इंटरव्यू करें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें बुलाया। थैंक यू। नहीं, आपका आने का शुक्रिया। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।